सो एवरीवन, आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक, फाइलोजेनेटिक ट्री। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि फाइलोजेनेटिक ट्री के बेसिक फीचर्स क्या होते हैं, फाइलोजेनेटिक ट्रीज कैसे बनाए जा सकते हैं, और इसके साथ साथ हम बात करेंगे फाइलोजेनेटिक ट्रीज के अंदर होने वाले डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स अपीयरेंस के बारे में। तो ये आज का लेक्चर है, इंपॉर्टेंट रहेगा। अब इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि दो टाइप के फाइलोजेनेटिक ट्रीज होते हैं। एक फाइलोजेनेटिक ट्रीज रियल फाइलोजेनेटिक ट्रीज होते हैं, जिसके अंदर आपको उस ट्री में इवॉल्व होने वाली सारी स्पीसीज के बारे में सही सही जानकारी होगी, तभी आप उसके क्वेश्चन सही कर पाओगे। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम के अंदर कुछ लेट्स से कि कोई एक रेप्टाइल ग्रुप है और रेप्टाइल ग्रुप्स के अंदर डिफरेंट टाइप के क्लासेस का इवोल्यूशन दे रखा है। तो यदि आपको रियल में उनके करेक्टर्स पता हैं तो आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। दूसरे टाइप के बेसिक ट्रीज होते हैं जिनमें आपको एज सच स्पीसीज नहीं दी जाती, या दी भी जाती है तो नॉर्मल दी जाती है। उसमें हमसे ये जानने की कोशिश की जाती है कि उसके बेसिक कैरेक्टर्स क्या हैं। तो हमारी आज की जो क्लास रहेगी वो इसी बात के ऊपर बेस्ड है कि हम एक नॉर्मल फाइलोजेनेटिक ट्री के बारे में समझें। ओके, तो फाइलोजेनेटिक ट्री क्या होता है? फाइलोजेनेटिक ट्री बेसिकली जो भी नेचर में डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज है, उनमें से कौन कौन सी स्पीसीज एक दूसरे से एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड है, उनसे संबंधित एक ट्री जैसा डायग्राम बनाया जाता है, एक रिप्रेजेंटेशन बनाया जाता है। इसे कहते हैं फाइलोजेनेटिक ट्री। यानी डिफरेंट स्पीसीज के बीच में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने का एक तरीका है। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कैसे स्टैब्लिश करेंगे? हम उनके डिफरेंट फीचर्स की स्टडी करेंगे और उनसे हम ये मैच करेंगे कि कितने फीचर्स दोनों में सेम है, कितने फीचर्स हैं वो दोनों में डिफरेंट है। ऐसा करने से हमको आइडिया लगेगा कि हमें किस तरीके से ट्रीज बनाने चाहिए, उनको कैसे रीड करना चाहिए। चलिए बात करते हैं एक सिंपल से टॉपिक के बारे में, फाइलोजेनेटिक ट्री। तो बेसिकली फाइलोजेनेटिक ट्री क्या होता है? एवोल्यूशनरी ट्री होता है, और ट्री जो होते हैं वो तो ब्रांचिंग होते हैं। तो ब्रांचिंग डायग्राम है एक जो रिप्रेजेंट करता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को अमंग वेरियस बायोलॉजिकल स्पीसीज। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का क्या मतलब हुआ कि क्या दो स्पीसीज के एंसेस्टर सेम है, क्या दोनों स्पीसीज के एंसेस्टर डिफरेंट है, जितने करेक्टर एंसेस्टर में है उतने स्पीसीज में आए कि नहीं आए, आए हैं तो कितने सेम है कितने डिफरेंट है। ऐसे टाइप से इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया जाता है। अब बात आती है कि ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने के लिए हमें डाटा कहां से मिलेंगे? आपको सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस गैदर करने पड़ेंगे बेस्ड ऑन एनी ब्रांच। आपकी मर्जी है, बेस्ड ऑन एनी ब्रांच, आपकी मर्जी है, जहां से चाहे डाटा आप गैदर कर सकते हैं। आप उनके जेनेटिक्स की स्टडी कर सकते हैं, आप दोनों को मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर कंपेयर कर सकते हैं, उनके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स कंपेयर कर सकते हैं, उनके एनाटॉमिकल फीचर कंपेयर कर सकते हैं। दैट्स ऑल अपॉन यू। अब एक बहुत छोटी सी बात है, डार्विन ने एक बात कही थी, डिसेंडेंट्स विथ मॉडिफिकेशन। डार्विन के अकॉर्डिंग प्लेनेट के ऊपर जितने भी टाइप के स्पीसीज हैं वो सारे स्पीसीज एक सिंगल स्पीसीज से इवोल्व हुए हैं। समय समय पर इनके अंदर चेंजेस आए और चेंजेस आने के कारण जो है वो नई नई स्पीसीज इवोल्व होती गई। तो अगर हम डार्विन की बात माने और डार्विन की बात मान करके हम पीछे जाएं, पीछे जाने का मतलब क्या है कि हम उनके एंसेस्टर्स की तरफ जाएं, तो हमें यह समझ में आएगा कि सारे के सारे स्पीसीज बेसिकली एक ही एंसेस्टर से बने हैं। इसलिए ऑल लाइफ ऑन अर्थ इज ए पार्ट ऑफ सिंगल फाइलोजेनेटिक ट्री इंडिकेटिंग कॉमन एंसेस्ट्री। पूरे के पूरे जो स्पीसीज है वो सारे स्पीसीज एक सिंगल ट्री से बिलोंग करते हैं, जिससे यह भी प्रूव होता है
कि नेचर में सभी स्पीसीज का एक कॉमन एंसेस्टर रहा है। दैट्स इज द पॉइंट। अब फाइलोजेनेटिक ट्री के बारे में थोड़ी और जानकारी। जैसे आपके सामने ये फाइलोजेनेटिक ट्री है। अब इस फाइलोजेनेटिक ट्री में आपको सबसे पहले एक चीज दिखाई देगी जिस पे आपको ध्यान देना है। इस ट्री में दो साइड हैं, एक तो ये साइड है और एक ये नीचे वाली साइड है। नीचे वाली साइड एक पॉइंट से स्टार्ट होती है और ऊपर वाली साइड में डिफरेंट स्पीसीज लिखी हुई है। यहां पे दीज आर द डिफरेंट स्पीसीज, ये इवॉल्व होती है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें हमें क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फाइलोजेनेटिक ट्री जिस पॉइंट से स्टार्ट होता है बेसिकली वहां पर प्रेजेंट होता है लास्ट कॉमन एंसेस्टर, यानी इस ट्री के डिफरेंट स्पीसीज का सबका एंसेस्टर इस पॉइंट पर है। जैसे जैसे हम इस लाइन के ऊपर आगे बढ़ते हैं एक पॉइंट आता है जहां पर ये लाइन दो डायरेक्शन में डाइवर्ज हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो लाइन है इसको बोलते हैं लीनिएज, इसे बोलते हैं लीनिएज। और ये लाइन फाइलोजेनेटिक ट्री में टाइम को रिप्रेजेंट करती है। टाइम, ये टाइम मिलियंस ऑफ ईयर्स में भी हो सकता है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में भी हो सकता है। ये लीनिएज है, वो टाइम को रिप्रेजेंट करती है। एक्चुअली अगर फाइलोजेनेटिक ट्री बनाना चाहे तो हमें इसकी लेंथ टाइम के कॉरेस्पॉन्डिंग बनानी पड़ती है। जैसे एक तो आप यहां से लेकर के यहां तक की लेंथ देखिए, और एक आप ये एक छोटी लेंथ है वो देखिए। तो मतलब टाइम मैटर करता है, अलग अलग टाइम के अकॉर्डिंग अलग अलग डाइवर्जेंस हुए हैं। अच्छा, अभी अपन और बातें करेंगे। जिस पॉइंट पर ये एक लीनिएज दो डायरेक्शन में डाइवर्ज हुई है उस पॉइंट को कहते हैं नोड। नोड, और ये जो नोड होती है वो रिप्रेजेंट करती है एंसेस्टर को। लास्ट कॉमन एंसेस्टर तो सबका एंसेस्टर होता है, और ये नोड के ऊपर जो एंसेस्टर होता है वो आगे वालों का एंसेस्टर होता है, उसका भी कोई पीछे एंसेस्टर है। एक चीज और क्लियर हो गई आपको? ठीक, अभी और एक चीज बात करते हैं। आपको यहां पर टोटल जितनी भी नोड्स दिखाई दे रही हैं सभी नोड्स के ऊपर एंसेस्टर्स हैं। लेट्स से कि मैं यहां पर नेमिंग कर देता हूं। सपोज करो कि मैं यहां लिख देता हूं P, यहां लिख देता हूं Q, R, S, T, U, ठीक है, और यहां लिख देता हूं मैं V, और यहां लिख देता हूं लेट्स से W। तो आपसे यह पूछा जाएगा कि सबसे पुराना एंसेस्टर या सबका एंसेस्टर कौन है, तो W इज द एंसेस्टर ऑफ ऑल ऑफ दीज स्पीसीज। उसके बाद में आप जब सबसे लास्ट में जाएंगे, एक्सट्रीम पॉइंट्स के ऊपर जब आप जाएंगे तो आपको ABCDEFG लिखा हुआ है। दीज आर द स्पीसीज। अब कभी कभी हमें स्पीसीज लेवल का ये ट्री बनाना पड़ता है, कभी कभी हमें लेट सपोज क्लास लेवल का, या कभी कभी हमें फैमिली लेवल का बनाना पड़ता है। वो डिपेंड करता है कि हम किस लेवल का ट्री बना रहे हैं। ये स्पीसीज है, ये फैमिलीज है, ये क्लासेस हैं, तो ये कोई भी टैक्सा है, कोई भी टैक्सा किसी भी रैंक का हो सकता है ये। अब और क्या क्या चीजें यहां पे ध्यान रखने वाली है। एक नोड के ऊपर हमेशा डाइवर्जेंस होता है। नोड रिप्रेजेंट्स डाइवर्जेंस। नोड क्या रिप्रेजेंट करती है? डाइवर्जेंस को। जहां नोड होगी वहां आपको स्प्लिट करना पड़ता है। फिर एक बार आप इस पूरे के पूरे ट्री के अंदर नोड्स का नंबर कैलकुलेट करके देखें। नोड कहां कहां है? 1, 2, 3, 4,
5 6 7। एक्चुअली नोड तो 7 ही है ना, डब्ल्यू वाली नोड नहीं है, 7 नोड है। अब आप स्पीसीज का नंबर कैलकुलेट करके देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8। नोड तो 7 है और स्पीसीज 8 है। इसका मतलब यह हुआ कि नंबर ऑफ स्पीसीज इन ए phylogenetic tree equals to नोड्स प्लस 1। टोटल जो नोड्स है प्लस 1 कर दो, उतनी उस ट्री के अंदर स्पीसीज होगी। ठीक है, अभी और चीजें समझिए, कुछ सिंपल सिंपल बातें हैं। जब आप लास्ट कॉमन एंसेस्टर को देखते हो तो वहां आपको एक पॉपुलेशन या एक स्पीसीज मिलती है, और जब आप इसके अपोजिट साइड जाते हो तो आपको डिफरेंट स्पीसीज मिलती है, ए बी सी डी ई एफ जी। तो हमेशा ये डायरेक्शन में लो डाइवर्सिटी रहती है, लो बायोडाइवर्सिटी मान लीजिए, लो डाइवर्सिटी, और इस डायरेक्शन के अंदर हाई डाइवर्सिटी है। हाई डाइवर्सिटी। तो अब हमको एक और चीज का ध्यान रखना है, फाइलोजेनेटिक ट्री की स्टडी लो डाइवर्सिटी से हाई डाइवर्सिटी की तरफ की जाती है, यानी लास्ट कॉमन एंसेस्टर से आगे उसको हम रीड करते हैं। अगर हम पीछे की डायरेक्शन में जाएं तो हम कहेंगे G और H का एंसेस्टर S है, F और E का एंसेस्टर है वो R है, R और S का एंसेस्टर T है। अगर हम उल्टे जाएं तो ठीक है ये चीज। और एक चीज बताता हूं मैं आपको, फाइलोजेनेटिक ट्री के अंदर आपके जो सबसे लेफ्ट हैंड साइड में स्पीसीज लिखी है, जैसे कि मेरे लेफ्ट हैंड साइड में ए लिखा है, और सबसे राइट हैंड साइड में जो स्पीसीज लिखी है, उनका एक फीचर होता है, सबसे लेफ्ट हैंड साइड में जो स्पीसीज होगी, यह स्पीसीज होती है मोस्ट प्रिमिटिव। यानी 8 के अंदर इन 8 स्पीसीज में सबसे प्रिमिटिव है ए, और जो एच स्पीसीज है वो इन 8 में मोस्ट एडवांस स्पीसीज है। तो ये क्या हो गया हमारे पास में, इस फाइलोजेनेटिक ट्री के अंदर कौन सी स्पीसीज कैसे है उसके बारे में। चलिए आगे बात करते हैं। अब हमारे पास में 2 टाइप के फाइलोजेनेटिक ट्री देखिए इस तरीके से बने हुए हैं। इनका क्या मतलब है, ये सिंपल से वही फाइलोजेनेटिक ट्री है, आप इन्हें डायगोनल लाइन से बना सकते हैं। ये डायगोनल लाइंस है ऐसे, और आप चाहें तो किसी फाइलोजेनेटिक ट्री को राइट एंगल्ड, इसे कहते हैं राइट एंगल्ड ट्री। ये देखो राइट एंगल है ना, सब जगह पे 90 डिग्री 90 डिग्री का है, ऐसे भी बना सकते हैं हम, इंफॉर्मेशन चेंज नहीं होती। जैसे मैं यहां लिख दूं ए बी सी डी ई, तो ए बी सी डी ई में ई सबसे एडवांस है या डी सबसे एडवांस है, और ए जो है वो सबसे प्रिमिटिव है। यहां पर ये आपको नोड दिखाई दे रही है, ये मान लीजिए मैं कह देता हूं ये पी है, नोड है ये। यहां पर ये नोड है क्यू, यहां ये नोड है आर, यहां ये नोड है एस। अगर आप इस नोड को रोटेट कर देंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप नोड को रोटेट करके भी लिख सकते हैं। यदि मैं इसको P को रोटेट कर दूं तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, E इधर आ जाएगा, D इधर आ जाएगा, पर इससे इंफॉर्मेशन तो चेंज नहीं हुई ना। P इनका एंसेस्टर पहले भी था, अभी भी है, तो हमें D और E के एंसेस्टर को देखना है, वो चेंज नहीं होना चाहिए। आप नोड को पकड़ के रोटेट कर दो, कुछ नहीं होगा। तो ये हो गया फाइलोजेनेटिक ट्री के बारे में। इन्हें डायगोनल लाइन ट्री कहते हैं, और वो राइट एंगल ट्री था। इंफॉर्मेशन चेंज नहीं होगी, आपको खाली
एंसेस्टर्स का ध्यान रखना होता है। चलिए अब बात करते हैं आगे, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ फाइलोजेनेटिक ट्री। फाइलोजेनेटिक ट्री की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। जैसे दे फॉलो द लॉ ऑफ पार्सिमोनी, ये पार्सिमोनी का लॉ फॉलो करते हैं। पार्सिमोनी का लॉ क्या कहता है? पार्सिमोनी का लॉ कहता है कि हमें जब किसी भी चीज के बारे में एग्जैक्ट नहीं पता हो तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ऐसा स्टेटमेंट, ऐसी बात को मानना चाहिए जिसके पीछे कम एक्सेप्शन हो, जिसको इजीली एक्सेप्ट किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। हमने किसी ने ये नहीं देखा है कि इवोल्यूशन कैसे हुआ, कौन कब आया, कैसे आया, कौन सी स्पीसीज कब रही। अब हमें फॉसिल रिकॉर्ड्स मिलते हैं। जब हमको फॉसिल रिकॉर्ड्स मिलते हैं तब हम अंदाजा लगाते हैं शायद ऐसा रहा होगा, शायद ऐसा रहा होगा, ये हुआ होगा। हमें वो बात माननी चाहिए जिसमें सबसे कम एक्सेप्शन होते हैं, जिसको कोई भी इजीली सेलेक्ट कर ले, कोई भी इजीली एक्सेप्ट कर ले। लेट्स से कि हम ये कहें एक क्लास के अंदर 100 स्टूडेंट्स हैं और 100 स्टूडेंट्स को एक ऐसे लिखने के लिए दिया गया किसी टॉपिक के ऊपर। 100 के 100 स्टूडेंट एक जैसा ऐसे लिखेंगे, ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या? सबके माइंड्स अलग अलग चलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई यहां पर 100 स्टूडेंट्स जो हैं उनमें से कुछ स्टूडेंट्स के ऐसे कुछ हद तक मैच कर सकते हैं, सबके तो नहीं कर सकते। दैट इज लॉ ऑफ पार्सिमोनी। तो एक तो ये जो ट्रीज होते हैं वो लॉ ऑफ पार्सिमोनी के ऊपर बेस्ड होते हैं। दूसरा मैंने क्या बताया आपको, कैसे स्टडी करना है? लो डाइवर्सिटी टू हाई डाइवर्सिटी। जैसे यहां पर कौन है? ए बी सी डी ई एफ जी एच, और यहां पर कौन है? लास्ट कॉमन एंसेस्टर, लास्ट कॉमन एंसेस्टर। तो ये इस डायरेक्शन के अंदर स्टडी किया जाना चाहिए, ये लास्ट कॉमन एंसेस्टर से हाई डाइवर्सिटी की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कशन करते हैं। लिखा है एनी नोड कैन बी रोटेटेड विदाउट अल्टरिंग द रिलेशन शोन। कैसे? देखो, मान लीजिए कि मैं ये कहूं ये है LCA, लास्ट कॉमन एंसेस्टर। सपोज यहां A है, यहां B है, यहां C है, यहां D है, यहां E है, यहां F है, यहां G है, यहां H है, और ये है लेट्स से P Q R S, ये T है, ये U है ना? अब एक बार सोचो, मैंने P नोड को सेलेक्ट किया और P नोड को फ्लिप कर दिया ऐसे। पहले ये ऐसे थी, मैंने इसको 180 डिग्री फ्लिप कर दिया। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि B इधर आ जाएगा, A इधर आ जाएगा, ये P का P रहेगा। तो इससे कोई इंफॉर्मेशन चेंज हुई? पहले भी A और B का एंसेस्टर कौन था? P था। अभी भी A और B का एंसेस्टर कौन है? P है। मान लीजिए कि मैंने Q है उसको पकड़ के फ्लिप कर दिया, तो Q को पकड़ के फ्लिप करूंगा, D इधर आ जाएगा, C इधर आ जाएगा, Q तो अभी भी यहीं पे रहेगा। लेट सपोज मैंने U को पकड़ के फ्लिप कर दिया, U को पकड़ के फ्लिप किया तो R इधर चला गया और S इधर आ गया, और ऐसा करने से H यहां आया, G यहां आया, और E यहां आया, और F यहां आया। लेकिन आप देखो U तो अभी भी वहीं का वहीं है, इंफॉर्मेशन चेंज नहीं हुई। क्यों? क्योंकि पहले भी G और H का कॉमन एंसेस्टर कौन था? S था, और अभी भी देखो G और H का कॉमन एंसेस्टर कौन है? S है। इसी तरीके से E और F का कॉमन एंसेस्टर कौन है? R है। अभी भी देखो E एंड F का कॉमन एंसेस्टर कौन है? R है। इस ग्राफ में R एंड U का, S का कॉमन एंसेस्टर कौन है? U, और इसमें भी देखो R एंड S का कॉमन एंसेस्टर कौन है? U। नोड को आप रोटेट कर सकते हो विदाउट अल्टरिंग द इंफॉर्मेशन। हाँ, पर नोड को अल्टर करना है, ऐसे नहीं करना। आपने B को यहां रख दिया, C को यहां रख दिया, दैट इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि यहां पर कॉमन एंसेस्टर चेंज हो गया है।
ये गलत है। आप यहां पर बी को और सी को चेंज नहीं कर सकते। तो ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया इसका। नेक्स्ट बात करते हैं। लिखा है कि ट्री राइट एंगल्ड और डायगोनल लाइन से बनाए जा सकते हैं विदाउट चेंजिंग द इंफॉर्मेशन। कैसे, देखो मैं आपको एक बताता हूं सिंपल सा। जैसे सपोज करिए कि एक ट्री है, ऐसे छोटा सा बना लेते हैं, ए बी सी, ठीक है। इस ए बी सी में बी और सी का कॉमन एंसेस्टर डी है, ए एंड डी का कॉमन एंसेस्टर लेट से ई है, ए का और डी का। ई से डायरेक्टली ए इवोल्व हो गया, बीच में कोई डाइवर्जेंस नहीं है, नहीं है तो नहीं है। अब मैं यदि चाहूं तो इसी को ऐसे बना सकता हूं, यहां बी लिखूंगा, यहां सी लिखूंगा, यहां पर डी लिख दूंगा और उसके बाद यहां ए लिख करके यहां पर ई लिख दूंगा। दोनों के दोनों फाइलोजेनेटिक ट्री एग्जैक्टली सेम है, इनमें किसी टाइप का कोई चेंज नहीं है। इंफॉर्मेशन आप देख लीजिए ध्यान से, दोनों की एकदम से सेम टू सेम इंफॉर्मेशन है। सो राइट एंगल्ड बनाओ चाहे डायगोनल लाइन के साथ में बनाओ, इंफॉर्मेशन रिमेन्स द सेम। नेक्स्ट पॉइंट, ए नोड रिप्रेजेंट्स स्पेसिएशन इवेंट। हाँ, डाइवर्जेंस को स्पेसिएशन भी कहते हैं। डाइवर्जेंस कह दीजिए या स्पेसिएशन कह दीजिए, एक ही बात है। दैट इज नोड के ऊपर एक कॉमन एंसेस्टर होता है विच गेट ब्रांच्ड इनटू टू डायरेक्शंस, दो डायरेक्शन के अंदर वो ब्रांच्ड हो जाता है। तो ये बात अपन कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रीज आर ड्रॉन ऑन डार्विनियन आइडियाज। डार्विन ने क्या आइडिया दिया था? डार्विन ने दिया था डिसेंडेंट्स विथ मॉडिफिकेशन का। डार्विन ने कहा था कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है दे अराइज फ्रॉम द प्रीवियसली लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आज के टाइम पर जो जिंदा ऑर्गेनिजम्स है वो अपने से पहले ऑर्गेनिज्म से बने हुए हैं, ऐसे करके डार्विनियन आइडिया थे। तो डार्विन के आइडिया के ऊपर बेस्ड होते हैं ट्री। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है यहां पे, क्या लिखा है? फॉसिल्स कैन सेट ओनली ए मिनिमम एज फॉर ए लीनिएज। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि हमें फॉसिल के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होती है, क्योंकि फॉसिल वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या वो ऑर्गेनिजम्स के रिमेन्स होते हैं जो आज की डेट में जिंदा भी नहीं है शायद। तो हमें उस फॉसिल से मैच करते हुए कैरेक्टर्स वाले दूसरे ऑर्गेनिजम्स मिले, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मान लीजिए आपको एक फॉसिल मिला, ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा उस फॉसिल के बारे में क्या पता लगा सकते हो? आप उस फॉसिल के बारे में यह पता लगा सकते हो कि वो कितने साल पुराना हो सकता है। आप कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल करके ये पता लगा लोगे कि वो कितने साल पुराना है, ठीक है। यदि उसके जैसे कैरेक्टर वाला, यानी आपके पास जो फॉसिल है उसके जैसी बोन्स वाला ऑर्गेनिज्म कोई है, तो आप उसकी बोन को मैच कर लोगे, सिमिलैरिटीज आप थोड़ा चेक कर लोगे। पर क्या आप ये बता सकते हो फॉसिल देख के कि उस ऑर्गेनिज्म की, जब वो जिंदा था तो उसकी हैबिटाट क्या था, कहां रहता था, उसकी हैबिट क्या थी, वो क्या खाता था, उसकी लाइफ स्पान कितनी थी, उसका जनरेशन टाइम कितना था, वो एक बार में कितने प्रोजेनीज प्रोड्यूस करता था, वो कब रिप्रोडक्शन करता था, ये सारी चीजें हमें नहीं पता होगी ना। तो हम फॉसिल्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी जुटा पाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई फाइलोजेनेटिक ट्री है, उस फाइलोजेनेटिक ट्री के अंदर ये बी एंड सी स्पीसीज है जो आज जिंदा है। लेट्स सपोज ए स्पीसीज जिंदा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक छोटी सी लाइन खींच के ए लिख देंगे। छोटी सी लाइन क्यों? क्योंकि हमें इसके बारे में बहुत ज्यादा डाटा नहीं पता, इसलिए एक छोटी सी लीनिएज सेट हुई है। मिनिमम एज फॉर ए लीनिएज, लाइन के लिए छोटी सी एज है वही सेट होती है। यह हुआ हमारे पास में फॉसिल्स के बारे में। हम फॉसिल में इतना आइडिया लगा सकते हैं।
आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फाइलोजेनेटिक ट्रीज के बारे में। फाइलोजेनेटिक ट्रीज कितने टाइप के होते हैं? वैसे डिपेंड ये करता है कि हमारी स्टडी डिमांड्स क्या है, हम क्या स्टडी करना चाह रहे हैं, कितना स्टडी करना चाह रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि हमारी डिमांड क्या है। तो जैसे मान लीजिए कि हमको बहुत ज़्यादा डिटेल्ड ट्री चाहिए जिसमें हम हर इंफॉर्मेशन इंक्लूड करना चाहते हैं, तो उसके लिए बना सकते हैं। हम चाहते हैं कि बेसिक बस एक आइडिया लग जाए कि कौन सी स्पीसीज का कौन सा एंसेस्टर है, तो उसका भी अपन ट्री बना सकते हैं। हम चाहे नहीं कि भाई हमें तो टाइम के कोरस्पॉन्ड में चाहिए कि किस स्पीसीज को कितना टाइम लगा इवोल्व होने में, उसके हिसाब से हम लेंथ बनाएं लाइंस की, लीनिएज की। तो हर तरीके के ट्रीज बनाए जा सकते हैं। देखिए कुछ कॉमन ट्रीज के बारे में बात करते हैं। एक सिंपल सा नाम है डेंड्रोग्राम। डेंड्रोग्राम एक कॉमन सा नाम है फॉर एनी सिंपलेस्ट ट्री। किसी भी सिंपलेस्ट ट्री के लिए एक कॉमन सा नाम होता है डेंड्रोग्राम। जैसे आपके सामने ये रिप्रेजेंटेड है फाइलोजेनेटिक ट्री ऑफ लाइफ। इसमें 3 डोमेन्स है, बैक्टीरिया, आर्किया एंड यूकैरिया। ये लाइफ का डोमेन है, कार्ल हुज ने दिया था 3 डोमेन क्लासिफिकेशन, ये वही है। तो ये एक सिंपल है, इसे डेंड्रोग्राम हम बोल सकते हैं। दूसरा देखिए, ये ट्रीज दे रखे हैं अपने को। क्लेडोग्राम का मतलब जिसमें ब्रांचेस निकली हुई हो, जो क्या रिप्रेजेंट करता है? ओनली ब्रांचिंग पैटर्न, यानी किसका एंसेस्टर कौन है, ये इतना ही रिप्रेजेंट करता है। आप इसको भर के देखिए, जैसे मैं ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसे लिख दूं, और मैं लिख दूं यहां पे ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये एस है। तो अब कौन किसका एंसेस्टर है पता चल रहा है ना? only represents a branching pattern, that is branch lengths do not represent time or relative amount of character change। इसकी ब्रांचेस की लेंथ है, उसके ऊपर टाइम नहीं लिखा हुआ होता, तो वो टाइम को रिप्रेजेंट नहीं करती है, वो सिंपल सा ब्रांचिंग रिप्रेजेंट हो रही है। इंटरनल नोड्स है, डू नॉट रिप्रेजेंट एंसेस्टर्स, तो हमें यहां से ये हटाना पड़ेगा। इंटरनल नोड्स के ऊपर एंसेस्टर भी नहीं है, सिंपल बस जो स्पीसीज इवोल्व हुई है वो लिखिए। इससे तो हमें यह पता चलेगा किसका किसके साथ में रिलेशन है, कौन क्लोजली रिलेटेड है और कौन दूर दूर होता है। नेक्स्ट देखिए, फाइलोग्राम। फाइलोग्राम ऐसा फाइलोजेनेटिक ट्री है जिसमें ब्रांच की लेंथ प्रोपोर्शनल होती है अमाउंट ऑफ कैरेक्टर चेंज्ड। यहां देखिए, ये छोटी लेंथ है और ये बड़ी लेंथ है। लेट सपोज ए बी सी डी, और लेट सपोज कि यहां पर कोई ई एंसेस्टर है, सॉरी सी डी यहां जाएगा, ई यहां जाएगा, लेट सपोज एफ एंसेस्टर है। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं? एफ से डी बहुत जल्दी इवोल्व हो गया बिना बहुत ज्यादा चेंजेस के, जबकि एफ से ई इवोल्व हुए होने में बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं। ब्रांच की लेंथ क्या रिप्रेजेंट करती है? अमाउंट ऑफ कैरेक्टर चेंज, कितने चेंजेस आए हैं उसको। ऐसे फाइलोजेनेटिक ट्री को क्या कहेंगे? फाइलोग्राम कहेंगे अपन। नेक्स्ट बात करते हैं, क्रोनोग्राम। क्रोनो का मतलब होता है टाइम, कौन से टाइम पर क्या हुआ, उसे कहते हैं क्रोनोग्राम। एक्सप्लिसिटली रिप्रेजेंट टाइम थ्रू इट्स ब्रांच लेंथ। ब्रांच लेंथ के हिसाब से टाइम रिप्रेजेंट करता है। कैसे? देखो मैं बताता हूं। ये ए बी सी डी ई है सपोज, ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक का टाइम है लेट सपोज 6 मिलियन ईयर्स। एक बार मान लेते हैं, ये टाइम मान लेते हैं 2 मिलियन ईयर्स, ये हो गया 4 मिलियन ईयर्स। लेट सपोज ये 2 मिलियन ईयर्स, तो ये हो जाएगा आगे का लेट सपोज वापस से 3, ये 3 तो नहीं आएगा, हमको
उसी के हिसाब से रखना पड़ेगा। लेट सपोज ये 8 मिलियन ईयर है, ये 2 मिलियन ईयर है, ये 6 मिलियन ईयर है। फिर उसके बाद में ये 2 मिलियन ईयर मान लेते हैं, ये 4 मिलियन ईयर मान लेते हैं, ये 2 मिलियन ईयर मान लेते हैं, ये 2 मिलियन ईयर और ये भी 2 मिलियन ईयर मान लेते हैं। ऐसा क्यों करना है हमको? क्योंकि हमें यहां टाइम को भी मैनेज करना है। इस पॉइंट से लेके यहां तक की लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए? 8। तो यहां वाली लेंथ प्लस यहां वाली लेंथ 8 होनी चाहिए। समझ में आया? फिर ये जो लेंथ 6 है तो ये इतनी लेंथ 2 है, आगे की लेंथ 4 है, 4 मिलियन ईयर। ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। यदि ऐसे रिप्रेजेंट किया जाए तो इसे हम कहते हैं क्रोनोग्राम। समझ में आया क्रोनोग्राम क्या होता है? नेक्स्ट देखिए, डलग्रेनोग्राम। डलग्रेनोग्राम एक तरीके से ऐसा एक डायग्राम है, ऐसा फाइलोजेनेटिक ट्री है जिसमें एक ट्री होता है और ट्री की डिफरेंट ब्रांचेस निकली होती है स्टेम से। डलग्रेनो एक साइंटिस्ट का नाम है, तो साइंटिस्ट ने अपने नाम पर डिफरेंट टाइप के अब ये एक पैटर्न बनाया। जैसे सपोज करिए कोई झाड़ू होती है ना, झाड़ू को नीचे से एक साथ बांध देते हैं और उस झाड़ू के तिनके ऐसे फैले हुए रहते हैं ना, वैसा सा ये ग्राफ होता है। डलग्रेनोग्राम ऐसा डायग्राम है जो रिप्रेजेंट करता है क्रॉस सेक्शन ऑफ ए फाइलोजेनेटिक ट्री। झाड़ू को आप बीच में से काट दो, तो झाड़ू को काटोगे तो उसके तिनके कैसे बिखरेंगे, वैसा ही ये होता है। यहां पर ये जो नंबरिंग दे रखी है ये स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रही है, कौन सी स्पीसीज कहां से निकल रही है। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा टाइप का होता है। आप एक बार दूसरा डायग्राम है उसको भी देखिए, यहां पर भी ये ऑर्डर्स दे रखे हैं, एस्पेरेगेल्स, जिंजीबेरेल्स, पोएल्स, है ना, ये सारे लिलिएल्स, ये सारे ऑर्डर्स है। तो वो तो चलो मैंने आपको बताया था ना, आप स्पीसीज ले सकते हो, क्लास ले सकते हो, ऑर्डर ले सकते हो, वो आपकी मर्जी रहेगी आप क्या स्टडी करना चाहते हो। तो ये हुआ हमारे पास में डलग्रेनोग्राम के बारे में। नेक्स्ट कुछ और चीजें पढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांचिंग फ्रॉम ए नोड, ट्रीज आर ऑफ टू टाइप। एक नोड से कितनी ब्रांच निकलती है उसके बेसिस पे दो टाइप के ट्री होते हैं। एक होता है फुल्ली रिजॉल्व्ड ट्री, एक होता है अनरिजॉल्व्ड ट्री। मैं आपको बताता हूं, उससे पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूं। जैसे सपोज करिए ये कोई फाइलोजेनेटिक ट्री है, मान लो अपन इतना सा बनाते हैं फाइलोजेनेटिक ट्री। ये फाइलोजेनेटिक ट्री है। इस फाइलोजेनेटिक ट्री में यहां ए लिखा है, यहां बी लिखा है, यहां सी लिखा है, यहां डी लिखा है। ये एक नोड है ए और बी के लिए। इस नोड से दो ब्रांच निकल रही है, एक ए को जा रही है, एक बी को जा रही है ना। इस कंडीशन को कहते हैं डाइटोमी। लिख लीजिए आप, डाइटोमी का मतलब व्हेन टू ब्रांचेस अराइज फ्रॉम ए नोड, उसे कहते हैं डाइटोमी। अब आप दूसरी कंडीशन देखो, लेट्स से कि ये सी है, ये डी है और ये ई है। सी, डी और ई तीनों की तीनों एक नोड से अराइज हो रही है ना। इस कंडीशन को कहते हैं या तो ट्राइटोमी, तीन ब्रांचेस निकल रही है तो ट्राइटोमी, या इसको कहते हैं पॉलीटोमी। पॉलीटोमी when there are more than two branches from a single node, इस कंडीशन को क्या कहते हैं? पॉलीटोमी कंडीशन। तो आपको यह समझ में आया पॉलीटोमी क्या होता है, ट्राइटोमी क्या होता है, डाइटोमी क्या होता है। पॉलीटोमी मतलब एक नोड से दो से ज्यादा ब्रांचेस, डाइटोमी मतलब एक नोड से दो ब्रांचेस। अब अपन आते हैं अपने इस फुल्ली रिजॉल्व ट्री। ऐसा ट्री जहां पर every node has only two branches। ऐसा ट्री जिसमें हर नोड पे
दो ही ब्रांच होगी। जैसे मान लो मैं बहुत बड़ा सा एक ट्री बना के दिखाता हूं आपको, बहुत बड़ा ट्री है ये, काफी सारी स्पीसीज है इसके अंदर देखो, परंतु आप कोई भी नोड उठा के देखो, आपको उस नोड से केवल और केवल दो ब्रांचेज ही दिखाई देगी। ये देखिए कितना बड़ा ट्री है, जिसमें मैं आपको अभी नोड्स रिप्रेजेंट करता हूं, कहां कहां नोड्स है। ये एक नोड है, दो ब्रांचेज, ये नोड है, दो ब्रांचेज, ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है। ये देखिए, ये हर जगह जितनी भी नोड्स दिखाई दे रही हैं, ओनली टू ब्रांचेज फ्रॉम एवरी नोड, इसे कहते हैं फुल्ली रिजॉल्व्ड ट्री। आई बात समझ में आपको? अब एक और चीज बताता हूं मैं आपको। एग्जाम के अंदर कभी कभी आपके सामने ऐसी परिस्थिति आ सकती है कि आपको ऐसे दो ट्री दिए जाएं, ए बी सी डी, और एक ट्री ऐसा दिया जाए, सी डी। दोनों में वैसे क्या डिफरेंस है? दोनों में मुझे एक चीज का डिफरेंस दिख रहा है, दोनों में मुझे यह दिख रहा है कि कुछ ब्रांचेज की लेंथ है वो छोटी है, कुछ ब्रांचेज हैं जिनकी लेंथ है वो छोटी है। इसका मतलब, जो दूसरा वाला ट्री है, ये नीचे वाला ट्री, इस ट्री को बनाते समय इस बात का ध्यान रखा गया है कि कौन सी स्पीसीज को इवॉल्व होने में कितना टाइम लगा है और उसमें कितने कैरेक्टर्स का चेंजेस आया है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि ए की ब्रांच छोटी है, लेंथ छोटी है, इसका मतलब ए है वो जल्दी इवॉल्व हुई होगी एज कंपेयर टू बी, यानी कि ये तो ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। हालांकि दोनों के दोनों ट्रीज को देखो आप, हर नोड से केवल दो ब्रांचेज ही निकल रही है, हर नोड से दो ब्रांचेज। तो ये दोनों के दोनों है तो डाइटोमी के एग्जाम्पल, और दोनों के दोनों फुल्ली रिजॉल्व्ड की कैटेगरी में आए। बट अगर दोनों ऑप्शन में एक साथ हो तो आप नीचे वाले को प्रीफर करिएगा, क्योंकि नीचे वाला थोड़ा और एक्यूरेट टाइप का है। चीज समझ में आई? है दोनों सही, पर नीचे वाला थोड़ा ज्यादा एक्यूरेट है ऊपर वाले के कंपैरिजन में। तो फुल्ली रिजॉल्व्ड ट्री जहां एवरी नोड हैज ओनली टू ब्रांचेस, इसको देखो कंपेयर करते हैं अनरिजॉल्व्ड ट्री से। ऐसा ट्री इन विच एट लीस्ट वन नोड हैज पॉलीटॉमी कंडीशन। क्या मतलब हुआ? ऐसा कोई भी ट्री जिसमें कम से कम एक नोड ऐसी हो जिसमें पॉलीटॉमी कंडीशन हो। भले ही बाकी सारी की सारी नोड्स हैं वो सही हो, पर मान लो एक नोड ऐसी है जिसमें पॉलीटॉमी कंडीशन आ गई, ये देखो, तो हमें इस ट्री के अंदर यहां पे दिखाई दे रही है ट्राइटोमी कंडीशन, पॉलीटॉमी या ट्राइटोमी कंडीशन। ये हुआ हमारे पास अनरिजॉल्व्ड ट्री का एक सिंपल एग्जांपल। अनरिजॉल्व्ड ट्री मतलब जहां एक कम से कम ट्राइटोमी टेट्राटोमी कंडीशन पाई जाती है। तो ये अनरिजॉल्व्ड एंड रिजॉल्व्ड ट्री। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं आपको, बहुत इंटरेस्टिंग है। ऑन द बेसिस ऑफ कंफर्म्ड एंसेस्टर, कंफर्म्ड एंसेस्टर के बेसिस पे दो टाइप के ट्रीज होते हैं। एक होता है रूटेड ट्री, एक होता है अनरूटेड ट्री। क्या मतलब है? जैसे सपोज करो मैंने एक ट्री बनाया, कोई सा ही बना लो, राइट एंगल्ड बना लो, डायगोनल बना लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने ये ट्री बनाया, यहां लिखा ए, यहां बी, यहां सी, यहां डी, यहां लिखा ई, यहां लिखा एफ, यहां लिखा जी सपोज। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप मुझे यह बता सकते हो कि ए एंड बी का एंसेस्टर कौन है? आप कहोगे हाँ हम बता सकते हैं, ई है। यदि मैं आपसे पूछूं कि सी एंड डी का एंसेस्टर कौन है, आप बता सकते हो क्या? आप कहोगे यस, एफ है।
यदि मैं ये पूछूं कि E एंड F का एंसेस्टर कौन है, आप कहोगे G है। इसका मतलब ऐसा कोई ट्री इन विच ancestors are confirmed, ancestors are confirmed, जहां एंसेस्टर कंफर्म्ड हो कि कौन किसका एंसेस्टर है, जहां आप ट्री को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पढ़ पाए, आप इसे पढ़ सकते हो, ऐसे ट्री को क्या कहते हैं, रूटेड ट्री कहते हैं, जिसकी रूट्स हमें पता हो कि हाँ ये देखो ये इसकी रूट्स है। अब मैं बताता हूं आपको दूसरा वाला केस, देखो अनरूटेड ट्री। मान लीजिए मैं आपके सामने ये बना दूं, ये लो। अब आप बताइए कि यहां कौन किसका एंसेस्टर है। आपको यदि मैं पूछूं कि ए और बी का एंसेस्टर कौन है, आप कहोगे ई है। फिर मैं पूछूंगा ई का कौन है, आप कहोगे एफ है। इसका मतलब एफ के दो एंसेस्टर है, ऐसा थोड़ी होता है। इस ट्री को इस डायरेक्शन में पढ़े या इस डायरेक्शन में पढ़े समझ में नहीं आता। अगर हम एक बार एक डायरेक्शन में पढ़ के देखते हैं तो हमें क्या पता चल रहा है, ए और बी का एंसेस्टर ई है, ठीक है। ए और बी किससे बनी, ई से बनी। ई किससे बनी, एफ से बनी। एफ किससे बनी, सी और डी से बनी। ऐसा कभी हुआ है नेचर में दो स्पीसीज मर्ज हो जाए एक स्पीसीज में? ऐसा होता तो बायोडाइवर्सिटी कम हो जाती। नेचर में एक स्पीसीज दो स्पीसीज में डाइवर्ज होती है, ना कि मर्ज होती है। अगर आप उल्टा पढ़ोगे तो आप कहोगे ए और बी स्पीसीज मर्ज हो गई ई स्पीसीज में, ई ट्रांसफॉर्म हो गई एफ में। ये तो लेमार्किज्म है, जो कि गलत है। इसलिए अनरूटेड ट्री का मतलब क्या होता है, जहां पर एंसेस्टर कंफर्म्ड ना हो, नो कंफर्म्ड एंसेस्टर। जहां एंसेस्टर कंफर्म्ड ना हो उसे हम कहते हैं अनरूटेड ट्री। क्लियर हुई ये बात आपको? तो जैसे मैंने ये वाला ट्री बनाया ना, इसे बोलते हैं अनरूटेड टाइप का ट्री। यहां और भी स्पीसीज हो सकती थी। तो ये दो टाइप के ट्री हो गए। अब आपको एक सवाल बताता हूं, एग्जाम के अंदर आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है ये सवाल कि कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है, क्या होता है, बात करते हैं अपन। आजकल सवाल ये पूछा जाता है कि मान लीजिए किसी फाइलोजेनेटिक ट्री के अंदर 5 स्पीसीज है। एक फाइलोजेनेटिक ट्री में 5 स्पीसीज है। कैसे, ए बी सी डी ई। जैसे मान लेते हैं कि ये इनसे आई और फिर ये इससे आई, ये दोनों मिलके ऐसे ऐसे करके ये कोई फाइलोजेनेटिक ट्री हो गया। 5 स्पीसीज है इसमें। आपको ये बताना है कि कितने टाइप से आप फाइलोजेनेटिक ट्री बना सकते हो, रूटेड एंड अनरूटेड। मेरी बात समझ में आई, क्वेश्चन समझ में आया? जैसे ये हो गया, मैं ऐसे लिख दूं ए सी, इन दोनों का एंसेस्टर कॉमन है, बी यहां पे है, डी यहां पे है, ई यहां पे है। तो ये बदल गया ना। पहले वाले में तो ए और बी साथ साथ थे, अभी बी अलग हो गया, ए और सी साथ में है, तो ये दूसरे टाइप का ट्री हो गया। आपको ये बताना है कि नंबर ऑफ टैक्सा जब आपको दिए हुए हो तो आप कितने टाइप के ट्रीज बना सकते हो। चलो मैं आपको एक बार करके बताता हूं। कैलकुलेशंस ऑफ द नंबर ऑफ रूटेड एंड अनरूटेड ट्रीज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टैक्सा। किसी भी फाइलोजेनेटिक ट्री में कम से कम 2 स्पीसीज तो होगी ना, कम से कम 2 स्पीसीज। जैसे ए एंड बी है। अब हम कैलकुलेट करते हैं रूटेड एंड अनरूटेड ट्री कितने हो सकते हैं। व्हेन देयर इज 2 स्पीसीज, 2 स्पीसीज है, देखते हैं कितने बनते हैं। मान लो सॉरी, मान लो कि मैं ऐसे लिख देता हूं, एक स्पीसीज है ए, और मैं ऐसे बता देता हूं कि ए से बी का इवोल्यूशन हुआ, तो ए कौन हो गई, एंसेस्टर।
और बी कौन हो गई? नई स्पीसीज जो इवोल्व हुई है। ठीक है, ये हो गया रूटेड ट्री। रूट हो गई ना भाई, एंसेस्टर का पता है कौन किसका एंसेस्टर है। ये हुआ हमारे पास में दो स्पीसीज के लिए। अब यही चीज मैं आपको ऐसे बोल दूं, ए एंड बी है, मैंने ये नहीं बताया कौन किसका एंसेस्टर है, तो ये बन गया हमारा अनरूटेड ट्री। और ये क्या बन गया? रूटेड ट्री। तो जब दो स्पीसीज होती है तो आप मैक्सिमम एक रूटेड बना सकते हो, एक अनरूटेड बना सकते हो, दो स्पीसीज। अब मैं आपको तीन स्पीसीज लेके बताता हूं, अब समझ में आएगा। मान लीजिए आपके पास तीन स्पीसीज है, तो अपन रूटेड ट्री बनाने की कोशिश करते हैं। रूटेड ट्री जिसमें ये कंफर्म होना चाहिए कौन किसका एंसेस्टर है। लेट सपोज मैंने लिखा ए बी सी। मैं एक काम करता हूं, एक बार मैं ए और बी का एंसेस्टर कॉमन रख देता हूं, और फिर बाद में उस एंसेस्टर का और सी का एंसेस्टर कॉमन रख देता हूं। ये हो गया एक टाइप। दूसरी ट्राई करते हैं, मैं ए और सी का एंसेस्टर कॉमन रख देता हूं, बी को साइड में कर देता हूं। ये हो गया दूसरे टाइप का रूटेड ट्री। मैं एक काम करता हूं, ए एंड बी एंड सी का एंसेस्टर कॉमन रख देता हूं। ये हो गया तीसरे टाइप का। इससे ज्यादा बना के देख लेना पॉसिबल नहीं है। जब हमारे पास में तीन स्पीसीज होती है तो हम कभी तो इन दोनों का एंसेस्टर कॉमन रख देते हैं, कभी इन दोनों का रख देते हैं, कभी इन दोनों का रख देते हैं। ये तीन पॉसिबिलिटी है। तो तीन टाइप के फाइलोजेनेटिक ट्री बन सकते हैं रूटेड वाले। अब कोशिश करते हैं अनरूटेड बनाने की। अनरूटेड ट्री बनाने की कोशिश करते हैं। जब हमारे पास में तीन स्पीसीज हैं तो हमें तीन स्पीसीज को लेकर के कितने अनरूटेड ट्री बना सकते हैं? ऐसा ट्री बनाओ जिससे देख के अगला कंफ्यूज हो जाए कि कौन किसका एंसेस्टर है। मैं यदि ऐसे लिख दूं 60 डिग्री एंगल के साथ, इस तरीके से ए बी और सी को लिख दूं, अब जरा रीड करो कौन तो किसका एंसेस्टर है। कभी आपको क्या लगेगा? कभी तो आपको लगेगा कि बी एंसेस्टर है और बी से सी एंड ई ए स्पीसीज का इवोल्यूशन हुआ। ठीक है। किसी को क्या लगेगा कि सी एंसेस्टर है, सी से बी एंड ए स्पीसीज का इवोल्यूशन हुआ। ठीक है, उसका पर्सपेक्टिव भी ठीक है। और कभी हमें लगेगा ए एंसेस्टर है, ए से बी एंड सी का इवोल्यूशन हुआ। तो जब हम इतना कंफर्म ना हो तो उसे अनरूटेड ट्री कहते हैं। आप एक ही अनरूटेड ट्री बना सकते हो। मान के चलो मेरी बात, आप केवल एक अनरूटेड ट्री बना सकते हो। अब आपको मैं चार स्पीसीज लेके समझाता हूं। व्हेन देयर आर 4 स्पीसीज, तो पहले रूटेड कैलकुलेट करके देखते हैं रूटेड कितने बन सकते हैं। रूटेड 15 टाइप के रूटेड बनेंगे। कोशिश करते हैं बनाने की। जैसे देखो मैंने लिखा ए बी सी डी। ए और बी का सेम एंसेस्टर, फिर सी का, फिर डी का, मतलब उन दोनों के एंसेस्टर सेम नहीं है। दूसरा, ए और सी का सेम एंसेस्टर, फिर डी का, ए बी का और डी का, इसको अलग कर लिया। फिर मैं एक काम करता हूं, ए के साथ डी रख देता हूं, सेम एंसेस्टर, बी और यहां पर सी रख दिया। ठीक है, ये ऐसे हो गया। अब ऐसे ही मैं ए को साइड में ले लेता हूं एक बार, बी को और सी को एक साथ ले लेते हैं, फिर ए को निकाल देते हैं और उसके बाद अपन डी ले लेते हैं। ये एक और हो गया। मैं बी का और डी का कॉमन एंसेस्टर ले लेता हूं और ए को और सी को साइड में निकाल देता हूं। ये हो गया। ऐसे करके यदि मैं ट्राई करूं, ये तो मैंने दो दो के एंसेस्टर लिए, अभी अपन ऐसे कर सकते हैं, ए और बी का कॉमन एंसेस्टर है, सी और डी का कॉमन एंसेस्टर है, फिर इन दोनों के एंसेस्टर है। मैं ए एंड सी का और बी एंड डी का कॉमन एंसेस्टर रख सकता हूं
और फिर उसके बाद में कुल मिला के आप 15 टाइप्स के एंसेस्टर्स, 15 टाइप्स के ऐसे ग्रुप बना सकते हो। इनका क्या एक तरीका होता है, तो हमें उस तरीके में बिल्कुल नहीं उलझना है, क्योंकि एग्जाम के टाइम पर आपके सामने जब ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपको कह दे मान लो 7 स्पीसीज है, देयर आर 7 स्पीसीज, तो 7 स्पीसीज के लिए कहां बनाने बैठोगे आप, उस समय तो गलतियां होंगी। तो इसका एक शॉर्टकट होता है, पहले मैं वो आपको बता दूंगा, पहले ये समझ लेते हैं। तो 4 स्पीसीज जब होती है तो 15 टाइप के बनते हैं। अभी मैं 4 स्पीसीज के लिए अनरूटेड ट्री बनाता हूं, अनरूटेड, देखना कितने बनते हैं। मैं ए और बी को इधर रखूं और सी एंड डी को इधर रखूं, एक तो ये पॉसिबल है। मैं ए के साथ सी को रख दूं और बी को उधर निकाल दूं, एक ये पॉसिबल है। मैं ए के साथ में डी को रख दूं, बी एंड सी को इधर रख दूं। इसके अलावा कितना भी ट्राई कर लेना, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है इसके अलावा। तो अनरूटेड ट्री कितने बनते हैं, 3। अब मैं बताता हूं आपको इसका शॉर्टकट कैलकुलेट करने का, बहुत सिंपल है। देखो ये टेबल बनी हुई है आपके सामने, इस टेबल को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। आपको क्या पैटर्न फॉलो करना वो समझाता हूं। नंबर ऑफ टैक्सा या नंबर ऑफ स्पीसीज, कि जैसे 2 स्पीसीज है तो कितना, 3 है तो कितना, 4 है तो कितना। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अनरूटेड ट्री लिखना है, बाद में रूटेड ट्री लिखना है। पहले अनरूटेड बाद में रूटेड, पहले अनरूटेड बाद में रूटेड। अब उसके बाद आपको 1 से शुरुआत करनी है। अनरूटेड ट्री में आप 1 लिख दो और इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो और यहां लिख दो, ठीक। फिर नंबर ऑफ स्पीसीज जब बढ़ जाए, 3 हो जाए, तो जो रूटेड में लिखा है उसको यहां लिख दो और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो और जो आंसर आए उसको यहां लिख दो। फिर जब वापस नंबर ऑफ स्पीसीज बढ़ जाए तो इस 3 को यहां लिख दो, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां लिख दो। फिर नंबर बढ़ जाए, 5 हो जाए, तो इसको यहां लिख दो और इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 11 से कर दो, 13 से कर दो, 15 से कर दो, 17 से कर दो। चीज समझ में आई आपको क्या करना है। आपको एक पैटर्न फॉलो करना है, बड़ा सिंपल सा पैटर्न है। आपको क्या करना है कि सबसे पहले 2 स्पीसीज के लिए बनाना है अनरूटेड। इस टेबल में पहले अनरूटेड आना चाहिए। अनरूटेड ट्री में लिखना है 1, इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आए वो लिखना है रूटेड में। रूटेड का जो आंसर आए उस आंसर को यहां लेके आना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना, ओड नंबर से मल्टीप्लाई करना है, इवन नंबर्स हटाने हैं। जो आंसर आए उसको यहां लिख देना है सामने, वो रूटेड का हो जाएगा। फिर इसको यहां लाना है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आए वो रूटेड का हो जाएगा। आप यही करते जाइए, आप देखते जाइए, आपको एक पैटर्न मिल जाएगा, बस ये पैटर्न फॉलो कर लेना है आपको, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूं एग्जाम के अंदर अगर सवाल आ जाए तो आपको कैसे हैंडल करना है इसको। मान लो एग्जाम में आ जाए कि 7 स्पीसीज है, अब बताओ 7 स्पीसीज के लिए रूटेड एंड अनरूटेड ट्रीज कितने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रूटेड अनरूटेड ट्री कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। अनरूटेड ट्री बाद में रूटेड ट्री। आपको जल्दी से ये वाली टेबल ड्रॉ करनी है 7 तक और आपका आंसर आ जाएगा बिल्कुल से। चीज समझ में आई आपको। ये हुआ हमारे पास में रूटेड एंड अनरूटेड ट्रीज के नंबर कैलकुलेट करने का। तो रूटेड ट्री जिसमें कंफर्म एंसेस्टर होता है, अनरूटेड जिसमें नहीं होता है, फुल्ली रिजॉल्व ट्री जिसमें हर नोड से 2 ब्रांचेस निकलती है, और अनरिजॉल्व ट्री जिसमें किसी भी एक ब्रांच से कम 2 से ज्यादा निकले ब्रांचेस, तो उसे अनरिजॉल्व ट्री कहते हैं। ऐसे करके आपका पूरा का पूरा ये हो जाएगा। आज के लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे ट्रीज के कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं, एपोमॉर्फिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं, और प्लेजियोमॉर्फिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं, एडवांस कैरेक्टर्स क्या होते हैं, होमोप्लाजी क्या होती है, सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।
हेलो एवरीवन, सो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी अपना नेक्स्ट पार्ट फाइलोजेनेटिक ट्री का। सो लास्ट सेशन में हमने ये देखा कि फाइलोजेनेटिक ट्री बेसिकली होते क्या है, किस आइडिया पे बनते हैं। एक फाइलोजेनेटिक ट्री के खुद के क्या क्या फीचर्स होते हैं, जैसे नोड क्या होता है, डाइवर्जेंस क्या होता है, स्पेशिएशन क्या होता है, फाइलोजेनेटिक ट्रीज के टाइप्स कितने होते हैं। हमने टाइप्स पढ़े थे डिफरेंट बेसिस के ऊपर। अनरूटेड, रूटेड ट्रीज क्या होते हैं, रिजोल्व्ड अनरिजोल्व्ड ट्रीज क्या होते हैं, इस तरीके के हमने बहुत सारे तो पढ़ लिए थे। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ और चीजें। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फाइलोजेनेटिक ट्री के अंदर कौन कौन से करेक्टर्स होते हैं। करेक्टर्स इन फाइलोजेनेटिक ट्रीज। एक टाइप का करेक्टर है जिसे कहते हैं एपोमॉर्फिक करेक्टर। एपोमॉर्फिक करेक्टर का ही दूसरा नाम है एडवांस्ड करेक्टर। इसी का दूसरा नाम है डेराइव्ड करेक्टर और इसी का दूसरा नाम है एपोमॉर्फी। मतलब ये चारों सेम है। इनका मीनिंग क्या होता है, देखें एक बार समझते हैं इनका मीनिंग। इनका मीनिंग होता है कि जब भी कोई करेक्टर जो प्रेजेंट नहीं था, एनी करेक्टर which was not present in last common ancestor but present in descendants, इसे कहते हैं हम एपोमॉर्फिक एडवांस्ड या डिराइव्ड। एडवांस्ड का मतलब जो अभी बना है, जो पहले नहीं था। डिराइव्ड का मतलब जो उसे मिला नहीं है, उसने खुद ने डिराइव किया है, खुद ने उसने गेन किया है। हम कहते हैं ना कि ये डिराइव्ड है, गेन किया है, उसे किसी से मिला नहीं है, उसे कहते हैं डिराइव्ड करेक्टर। एपोमॉर्फिक या एपोमॉर्फी का मतलब क्या होता है कि लेटेस्ट मॉर्फोलॉजी, लेटेस्ट करेक्टर। तो इन चारों का मतलब क्या हुआ, मैं आपको समझा दूंगा। इन चारों का मतलब ये हुआ कि जैसे कोई करेक्टर है, वो एंसेस्टर के पास तो था ही नहीं, पर वो उसके डिसेंडेंट में आया, उसे कहते हैं एडवांस्ड करेक्टर। अब यहां पर एक शब्द और लिखा है, होमोप्लाजी। होमोप्लाजी एक टाइप का एडवांस करेक्टर ही होता है, पर कैसे होता है, क्या होता है, देखिए मैं समझाता हूं आपको। मान लीजिए कि एक कॉमन एंसेस्टर है, एंसेस्टर, ठीक है। इस एंसेस्टर से इस तरीके से कोई डिसेंडेंट्स बने। ये स्पीसीज ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अगर देखा जाए तो स्पीसीज ए एंड स्पीसीज डी एक दूसरे से दूर दूर तक रिलेटेड हैं, डायरेक्ट कॉमन एंसेस्टर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स एंड बैट्स, इन दोनों का डायरेक्ट कॉमन एंसेस्टर नहीं है, पर फिर भी इन दोनों के अंदर विंग्स प्रेजेंट है। यानी बाई चांस ये दोनों टाइप के जो स्पीसीज हैं वो शायद ऐसे एनवायरमेंट में रहने लग गए होंगे कि दोनों को विंग्स की जरूरत पड़ी, और जब दोनों को विंग्स की जरूरत पड़ी तो दोनों में विंग्स इवॉल्व हुए। विंग्स उन्हें अपने एंसेस्टर से नहीं मिले और उन दोनों का एंसेस्टर भी कॉमन नहीं है। तो जब कभी भी किसी दो अनरिलेटेड स्पीसीज में बाई चांस सेम करेक्टर इवॉल्व हो जाए तो उसे हम कहते हैं होमोप्लाजी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला करेक्टर है प्लेजियोमॉर्फिक। पी फॉर प्लेजियोमॉर्फिक, पी फॉर प्रिमिटिव। ऐसा करेक्टर जो एंसेस्टर में होता है और वो एंसेस्टर से ही डिसेंडेंट्स को मिलता है।
जैसे एंसेस्टर्स के पास में फीदर्स है और उस एंसेस्टर से दो डिसेंडेंट बने, दोनों के पास फीदर्स चले गए, यानी ऐसा कोई करेक्टर जो डिराइव्ड नहीं है, एक करेक्टर which was present in the ancestor and go to descendants, इसे हम कहते हैं प्लेजियोमॉर्फिक, प्रिमिटिव या एंसेस्ट्रल। नाम से स्पष्ट हो रहा है। अब जैसे होमोप्लाजी थी वैसे ही है सिनमॉर्फी या सिन एपोमॉर्फी। दोनों के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। सिन का मतलब होता है सिंक्रोनाइज्ड, और सिंक्रोनाइज्ड का मतलब क्या होता है, सब में एक जैसे एक समय पर कुछ होता है तो उसे सिंक्रोनाइज्ड कहते हैं। जैसे मान लीजिए क्लासरूम के अंदर जो है वो 100 बच्चे बैठे हैं और 100 के 100 बच्चों ने मोबाइल में सेम टाइम पर अलार्म लगा लिया, तो सेम टाइम पर सभी के मोबाइल अलार्म्स बजेंगे तो हम कहेंगे ये सिंक्रोनाइज्ड है। आजकल जो मोबाइल होता है या लैपटॉप होता है उसमें जो घड़ी होती है वो गूगल से ऑपरेट होती है। आप कभी भी दो व्यक्तियों के मोबाइल चेक करिए, दोनों में टाइम आपको एग्जैक्ट सेम मिलेगा। क्यों? क्योंकि अब ये जो वॉच है वो गूगल से ऑपरेट हो रही है, अब ये हमसे ऑपरेट नहीं हो रही है। हाँ, हम चाहे तो चेंज कर सकते हैं टाइम को, बट वैसे ये जब आती है तो सिंक्रोनाइज्ड आती है। तो सिनमॉर्फी का मतलब कि डिसेंडेंट के पास में एक साथ अपने एंसेस्टर से करेक्टर जाता है, उसे कहते हैं सिनमॉर्फी। एंसेस्टर के पास था, सभी डिसेंडेंट्स में साथ साथ जा रहा है वो सिनमॉर्फी हो गया। यहां एक दूसरा टर्म आता है सिन एपोमॉर्फी। मतलब सिन भी है और एपोमॉर्फी भी है, एडवांस भी है और प्रिमिटिव भी है। इसका मतलब यह होता है कि जब कोई करेक्टर लास्ट कॉमन एंसेस्टर के पास नहीं होता, जैसे मान लीजिए ये LCA है, इसके पास नहीं है, पर वही करेक्टर जो है वो आपका लेट्स से यहां पर आया, तो यहां पे आया तो इन दो के पास तो पहुंच गया। अब चूंकि A और B को करेक्टर कहां से मिला, अपने एंसेस्टर से मिला, तो इसलिए ये करेक्टर तो कैसा होगा, सिन होगा। बट ये करेक्टर LCA में तो था नहीं, एंसेस्टर में बाद में आया, तो ये एपो भी होगा। सिन भी है, एपो भी है। अगर ऐसा होता कि लास्ट कॉमन एंसेस्टर के पास कोई करेक्टर होता और वो सभी के अंदर जाता, तो हम कहते कि भाई ये केवल सिनमॉर्फी है। एग्जैक्ट सिनमॉर्फी और सिन एपोमॉर्फी थोड़ा सा डिफरेंस इनमें पाया जाता है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि एक फाइलोजेनेटिक ट्री के अंदर किस तरीके से हमें करेक्टर्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखना है। मान लेते हैं कि ये है लास्ट कॉमन एंसेस्टर, यहां A स्पीसीज है, यहां B स्पीसीज है, यहां C है, यहां D है, यहां E है। ठीक है, अब ये सारे के सारे नोड्स हैं, जैसा कि आपको पता ही है, यहां पर एंसेस्टर्स बैठे होते हैं। लेट्स सपोज कि कोई करेक्टर है, करेक्टर 1, ये करेक्टर इसमें यहां इवोल्व हुआ इस फाइलोजेनेटिक ट्री में। एक तो आप चीज ध्यान रखिए कि जो फाइलोजेनेटिक ट्री के अंदर करेक्टर्स का फ्लो है वो वाटर पाइपलाइंस के जैसे है। जैसे कोई टंकी है पानी की और उस टंकी से एक पाइप निकला और इस एक पाइप से बहुत सारे पाइप डिफरेंट डायरेक्शंस में निकले, तो सोर्स से आगे की तरफ जाएगा, पीछे कभी नहीं आएगा। हमेशा आगे बढ़ना है, पीछे नहीं आना किसी भी डायरेक्शन में। तो जैसे ये आई वाला करेक्टर है, 1 वाला करेक्टर है, सॉरी, ये करेक्टर आगे बढ़ेगा, आगे उस पाइपलाइन में बाई डायरेक्शनल कुछ लगा हुआ है, तो ये इस डायरेक्शन में भी जाएगा और ये इस डायरेक्शन में भी जाएगा। आगे फिर जाएगा, इधर मुड़ेगा, इन दो डायरेक्शन में जाएगा, फिर आगे जाके मुड़ेगा, फिर इन दो डायरेक्शन में जाएगा, फिर आगे जाएगा इन दो डायरेक्शन में, और अल्टीमेटली क्या होगा, ये पानी का जो फ्लो होता है उस वाटर फ्लो की तरह सब में जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि कोई करेक्टर यहां इवॉल्व होता है तो वो करेक्टर
आपको आगे वाले सभी में मिलता है, यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा। तो हम ऐसे करेक्टर को क्या कहेंगे? ऐसे करेक्टर को कहेंगे एपोमॉर्फिक या एडवांस्ड, सॉरी सॉरी सॉरी, इसे कहेंगे सिनमॉर्फिक। सिनमॉर्फिक, सिनमॉर्फिक। इसे हम प्रिमिटिव भी कह सकते हैं, प्लेजियोमॉर्फिक भी कह सकते हैं, या एंसेस्ट्रल भी बोल सकते हैं, एंसेस्ट्रल। तो ये हुआ हमारे पास में एक कंप्लीट। अब जैसे मान लीजिए कोई करेक्टर है वो यहां इवोल्व हुआ, यहां पर इवोल्व हुआ, यहां इवोल्व हुआ, तो वो आगे कहां कहां जाएगा? यहां चला जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा और यहां जाएगा। ए में जाने के लिए इसे ऐसे बैक डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, और कभी भी बैक डायरेक्शन के अंदर नहीं जाता है तो ए में नहीं होगा। तो वैसे देखा जाए तो सेकंड वाला जो करेक्टर है वो एक तरीके का एडवांस्ड करेक्टर हुआ, एडवांस्ड, क्योंकि ये लास्ट कॉमन एंसेस्टर के पास तो नहीं था ना। और अब मान लेते हैं कि भाई ये करेक्टर एक एंसेस्टर के पास जाएगा, देखो आगे बढ़ेंगे हम, इस एंसेस्टर के पास जाएगा और इसके बाद इसके सारे डिसेंडेंट्स के पास जा रहा है ना, तो बेटर है इसे हम कहेंगे सिन एपोमॉर्फिक। ये सिन भी है और एपोमॉर्फिक भी है, सिन एपोमॉर्फिक। अब सपोज करिए कि मैं आपसे कहूं कि कोई ये करेक्टर है वो यहां इवोल्व हुआ, इस जगह पर, यहां पर इवोल्व हुआ, ये किसी डिसेंडेंट के पास में और के पास नहीं है, ये किसी एंसेस्टर के पास नहीं है, ये यहां से आगे गया इसके पास आया। तो ऐसा करेक्टर प्रॉपर तरीके से एडवांस्ड या प्रॉपर तरीके से डेराइव्ड है, एडवांस्ड या डेराइव्ड है, ये और कोई नहीं हो सकता। समझ में आई आपको चीज? लेट सपोज कि मैं कहूं कोई करेक्टर यहां पर इवोल्व होता है, से यहां कोई करेक्टर इवोल्व हुआ, तो ये करेक्टर यहां आएगा और यहां आएगा, ऐसा करेक्टर है वो एडवांस्ड कहलाएगा, एडवांस्ड। और क्योंकि ये एक एंसेस्टर के पास तो चला ही जाएगा ना यहां पे, तो इसलिए ये एडवांस्ड एंड सिन एपोमॉर्फिक करेक्टर कहलाता है। ये हुआ हमारे पास में इसमें करेक्टर्स किस तरीके से गया वो वाली बात। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं होमोप्लाजी क्या होती है। सपोज करो कि यहां एक करेक्टर इवोल्व हुआ, लेट्स से 5 नंबर करेक्टर, और सपोज करो एग्जैक्ट वैसा ही करेक्टर यहां भी इवोल्व हो गया। ये करेक्टर ए के पास जाएगा और ई के पास जाएगा। ये करेक्टर ना तो किसी एंसेस्टर के पास में है और ना ही ए एंड ई एक दूसरे के डायरेक्ट रिलेटेड है। देखो ई का एंसेस्टर यहां है, इसका एंसेस्टर यहां है, इसका एंसेस्टर यहां है, उसके बाद ए जो है वो कॉमन एंसेस्टर को शेयर कर रहा है। तो देखा जाए तो ए एंड ई एक दूसरे से बहुत दूर दूर तक रिलेटेड नहीं है, फिर भी इन दोनों के अंदर सेम करेक्टर आया, इसे कहते हैं होमोप्लाजी, होमोप्लाजी, होमोप्लाजी। तो होमोप्लाजी का मतलब होता है बाई चांस सेम करेक्टर अनरिलेटेड स्पीसीज के अंदर इवोल्व हो जाता है, इसे होमोप्लाजी कहते हैं। तो मैं आपको ये लिखवा दूंगा, या अभी आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए। when the same character when the same character appears in when the same character appears in two unrelated species due to chance factor, due to chance factor, चांस फैक्टर के कारण ही वो अचानक से आ गया, बाकी ये रिलेटेड एक दूसरे से नहीं था, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे कहेंगे होमोप्लाजी। अब मैं आपको एक और चीज समझाता हूं। सपोज करिए कि कोई करेक्टर है वो लेट्स से कि यहां पर है, ये करेक्टर यहां पर है, यानी लास्ट कॉमन एंसेस्टर के पास में ये है,
और ये लास्ट कॉमन एंसेस्टर के पास में है बट और किसी के पास नहीं है। मान लो एक बार के लिए ये सी के पास में आया और किसी के पास में नहीं है, सिर्फ सी के पास से आया। इसका मतलब ये हुआ कि ये कैरेक्टर एंसेस्टर में था बट किसी रीजन से ये गायब हो गया, पर सी स्पीसीज में वापस अपीयर हो गया। इसे कहते हैं एटाविज्म। एटाविज्म यानी अपीयरेंस ऑफ लॉस्ट कैरेक्टर। इसे कहते हैं एंसेस्ट्रल रिवर्जल। एंसेस्ट्रल रिवर्जल, एंसेस्ट्रल रिवर्जल भी कहते हैं इसको। तो ये हो गया हमारे पास में सिंपल सा कॉन्सेप्ट। क्लियर है ये चीज? चलिए अब अपन बात करते हैं ये होमोप्लाजी वगैरह वगैरह जितने भी अपने पास कॉन्सेप्ट्स हैं उन सब की। देखो आपके पास में 6 टाइप के ये आपसे पूछा जा सकता है चीजें, मतलब 6 टाइप की हो सकती है। हमने यहाँ पे पढ़ा ना कुछ, उसके हिसाब से 6 टाइप्स हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इनको देखो, ये जो 2 बॉक्स है व्हाइट कलर के हैं, चलो मैं इनको रेड कर देता हूं एक बार समझने के लिए। रेड कलर का मतलब कोई कैरेक्टर है। ये रेड कलर का कैरेक्टर यहां एंसेस्टर के पास में नहीं है और सबसे लास्ट वाले के पास में भी नहीं है। रेड नहीं है, ब्लैक है, रेड नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो डिसेंडेंट है उनके पास में ये आया। इसे कहते हैं एपोमोर्फी, डिराइव्ड। ये कैरेक्टर देखो एक एंसेस्टर के पास में है लेकिन सबसे लास्ट वाले के पास नहीं है, तो ये है तो कैसा? ये है एपो। परंतु एंसेस्टर से प्रोजेनी के अंदर जा रहा है ना, एंसेस्टर से डिसेंडेंट्स में जा रहा है, तो ये कैसा हो गया? सिन। ये सिन भी हो गया, एपो भी हो गया। सिन का मतलब सिंक्रोनाइज्ड। ये एक एंसेस्टर से उसके 2 डिसेंडेंट में एक साथ जा रहा है, तो ये सिंक्रोनाइज्ड सिन हो गया। बट ये सबसे पीछे वाले एंसेस्टर में नहीं था, तो बाद में आया है, तो ये एडवांस भी हो गया। सिन भी है, एडवांस भी है, तो सिन एपोमोर्फी बोल देंगे इसको। तीसरा देखो, तीसरे में देखो एक अलग ही कलर भरा हुआ है। अगर आपको नहीं दिख रहा हो साफ तो मैं बता दूं कि यहां पे येलो सा है थोड़ा सा। ये एक कैरेक्टर ऐसा है जो और किसी के पास में नहीं है, ना तो किसी एंसेस्टर के पास, ना सेम एंसेस्टर के दूसरे डिसेंडेंट के पास में, इसके पास में भी नहीं है। इसे कहते ऑट एपोमोर्फी। ये एपोमोर्फी तो हुआ, ऑट मतलब ऑटोमेटिक, ऑट मतलब केवल एक में, तो केवल एक के अंदर ही अपीयर हुआ है, इसलिए इसे ऑट एपोमोर्फिक कैरेक्टर बोलेंगे। फिर देखो नेक्स्ट, प्लेजियोमोर्फिक। प्लेजियो मतलब प्रिमिटिव। ये ब्लैक वाला जो कैरेक्टर है वो लास्ट वाले एंसेस्टर में है और लास्ट वाले एंसेस्टर से देखो इन 2 को मिला, तो इन 2 के अंदर ये कैरेक्टर कैसा कहलाएगा? प्लेजियोमोर्फिक। प्लेजियो लास्ट वाले के पास है और उससे मिल रहा है, तो वो प्लेजियो होता है। फिर ये देखो साइमल प्लेजियो, सिम प्लेजियोमोर्फी। सिम है, सिन नहीं लिखा हुआ है, सिम। सिम का मतलब होता है सभी एंसेस्टर के पास। ये एंसेस्टर 1, ये एंसेस्टर 2, ये एंसेस्टर 3, कम से कम ये सभी एंसेस्टर के पास में है और ऑलमोस्ट सारे डिसेंडेंट्स के पास में है। इसे हम कहते हैं सिम प्लेजियोमोर्फी। लास्ट देखो, वापस से अलग कलर है ये एक और ये एक डिसेंडेंट जो एक दूसरे से बहुत दूर दूर है, उनके अंदर एक कैरेक्टर आया जो और किसी के पास में नहीं है, तो ये हुआ बाई चांस वाला कैरेक्टर। और जो बाई चांस वाला होता है उसे कहते हैं होमोप्लाजी। मतलब बाई चांस अपीयर हुआ है, इसे होमोप्लाजी कहते हैं। सो ये सारे टर्म्स याद रखें आप, ये जरूर से एग्जाम के अंदर आ सकते हैं, बहुत सिंपल्स भी है ये। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप का। इन ग्रुप क्या होता है, आउट ग्रुप क्या होते हैं, देखिए। इन ग्रुप का मतलब इन, जिसकी हम स्टडी करना चाहते हैं। आउट ग्रुप का मतलब जिसको बाहर छोड़ दिया हमने। फॉर एग्जाम्पल ये लेट्स से कि 5 स्पीसीज है, ठीक है। आपने ये डिसाइड किया कि आप ए, बी एंड सी इन 3 की स्टडी करेंगे।
तो ये 3 आपके लिए इन ग्रुप है। इन ग्रुप आपने कहा कि भाई डी एंड ई की स्टडी नहीं करेंगे, आपको इंटरेस्ट नहीं है इसमें, ये आपके लिए आउट ग्रुप है। हो सकता है आपका फ्रेंड डी और ई की स्टडी करे तो उसके लिए ये इन ग्रुप होगा, उसने एबीसी छोड़ दिया उसके लिए एबीसी आउट ग्रुप होगा। क्लियर हुआ? इन ग्रुप का मतलब होता है, इन ग्रुप का मतलब होता है टैग्जा ऑफ इंटरेस्ट। ऐसे टैग्जा जो हमारे इंटरेस्ट के हैं, जो सेलेक्ट किए हैं हमने स्टडी के लिए, या फिर हम कह सकते हैं सिलेक्टेड फॉर स्टडी, जिसको हमने सेलेक्ट किया स्टडी के लिए। और आउट ग्रुप का मतलब होता है नॉट सेलेक्टेड फॉर स्टडी, नॉट सेलेक्टेड फॉर स्टडी। ये हुआ हमारे पास में इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप का मतलब, बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं है, बस सिंपल सा। नेक्स्ट देखो, कंस्ट्रक्शन ऑफ फाइलोजेनेटिक ट्री, क्या मतलब है इसका? कंस्ट्रक्शन ऑफ फाइलोजेनेटिक ट्री का मतलब सिंपल सा है कि हम फाइलोजेनेटिक ट्री कैसे बना सकते हैं। तो फाइलोजेनेटिक ट्री बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, सोचो आपको सबसे पहले ऑर्गेनिज्म सेलेक्ट करने हैं। आप किन ऑर्गेनिजम्स के बीच रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा, ऑर्गेनिज्म सेलेक्ट करिए कि कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स को आप स्टडी करना चाहते हैं। देन सेकंड, ऑर्गेनिज्म सेलेक्ट करने के बाद में आप एक ये चीज सेलेक्ट करिए कि किस बेसिस पे आप उनको एक्सप्लेन करना चाहते हैं। आप उनकी एम्ब्रियोलॉजी के बेसिस पे बनाना चाहते हैं ट्री, आप उनकी मोर्फोलॉजी के बेसिस पे बनाना चाहते हैं, आप एनाटॉमी के बेसिस पे, मतलब आपको जिस भी ब्रांच में इंटरेस्ट है आप उसी ब्रांच के डाटा गैदर करिए। लेट सपोज कि हम उनके बायोमोलिक्यूल्स के बेसिस पे, उनके अंदर पाए जाने वाले मेटाबोलाइट्स के बेसिस पे बनाना चाहते हैं, ठीक है। अब आप सेलेक्ट करिए ऐसे वाले मेटाबोलाइट्स जो एंसेस्टर में भी थे और सारे डिसेंडेंट्स में भी हैं, यानी ये हो गए प्लेजियोमॉर्फिक कैरेक्टर। फिर आप ऐसे मेटाबोलाइट सेलेक्ट करिए जो कि डिसेंडेंट्स में है, एंसेस्टर में नहीं है। यानी आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा करेक्टर है वो सब में है, कौन सा करेक्टर है वो कुछ में है, कौन सा करेक्टर एंसेस्टर से आया, कौन सा करेक्टर अपने आप आया। यानी प्लेजियोमॉर्फिक एंड एपोमॉर्फिक करेक्टर्स का सिलेक्शन करना पड़ेगा। इसी के बेसिस पे तो आप उनको अच्छे से अरेंज कर पाएंगे ना, कि किसको कहां रखना है, किसको किसके पास में रखना है, अदरवाइज दिक्कत हो जाती है। सो फाइलोजेनेटिक ट्री है वो बनाने के लिए हमें कुछ सिंपल सिंपल से स्टेप्स फॉलो करने हैं। होमोलॉजी एंड होमोप्लाजी, ये बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। होमोलॉजी का मतलब होता है ओरिजिन सेम है पर फंक्शन डिफरेंट है, और होमोप्लाजी का मतलब होता है एक तरीके की एनालॉजी, जिनका ओरिजिन सेम नहीं है, दूर दूर तक वो रिलेटेड नहीं है, बट स्टिल दे हैव द सेम फीचर, सो उनका फंक्शन सेम है। आपको ये सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या करना है, सेलेक्ट द ऑर्गेनिज्म, उसके बाद में कलेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम द ब्रांच ऑफ इंटरेस्ट, लेट्स से मोर्फोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, एनाटॉमी, कुछ भी। देन उसके बाद में डिटरमाइन करिए कौन कौन से फीचर्स एंसेस्ट्रल है और कौन कौन से फीचर्स हैं वो दूसरे टाइप के हैं, मतलब जो डिराइव्ड टाइप के हैं। देन उसके बाद में morphological and molecular characters are used in phylogenetic tree, it is very important line, एग्जाम के अंदर भी कई बार आ जाती है, आई हुई भी है। बेसिकली मोर्फोलॉजी और मोलिकुलर करेक्टर तो फाइलोजेनेटिक ट्री में होने ही चाहिए, मोर्फोलॉजिकल फीचर एंड मोलिकुलर फीचर तो होने ही चाहिए। इससे फाइलोजेनेटिक ट्री बहुत अच्छा बनता है, क्योंकि सबसे पहला तो होता है हमारे पास मोर्फोलॉजी, सामने देखते ही क्या दिख रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट है फर्स्ट स्टेप में। और सबसे लास्ट वाला होता है मोलिकुलर। आपको ये लगेगा कि भाई जो क्या बोलते हैं बर्ड्स एंड बैट्स हैं,
वो दोनों सेम सेम सी दिखती हैं, दोनों उड़ती हैं, तो दोनों सेम होनी चाहिए। बट जब आप मॉलिक्यूल्स चेक करेंगे तो पता चलेगा एक बर्ड है, एक मैमल है। आपको शार्क है और डॉल्फिन है, सेम सेम सी लग सकती है, पर शार्क है वो अलग है, डॉल्फिन है वो मैमल है अलग है। तो ये मॉलिक्यूलर बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं। सो वी शुड हैव द मॉर्फोलॉजिकल एंड मॉलिक्यूलर कैरेक्टर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फाइलोजेनेटिक ट्री। नेक्स्ट देखिए, होमोलॉजी एंड होमोप्लाजी। हम अलग से चैप्टर्स करेंगे इनके, तो आराम से मैं समझा दूंगा। अब होमोलॉजी एंड होमोप्लाजी एंड एंसेस्ट्रल रिवर्सल, ये तीन चीजें हैं, थोड़ा ध्यान रखने लायक बात। रेयरली देयर इज अकरेंस ऑफ गिल क्लेफ्ट इन द हायर एनिमल्स। हमारे अंदर ह्यूमंस में जब बच्चा पैदा होता है तो उसके गले पर कभी कभी ऐसे गिल्स के जैसी लाइनिंग हो सकती है। इसे कहते हैं एंसेस्ट्रल रिवर्सल, एटाविज्म। क्योंकि हम सबके एंसेस्टर तो देखो सेम थे, पानी में रहते थे, तो उनके पास में गिल्स रहे होंगे। बट उसके बाद जो जो एनिमल्स टेरिस्ट्रियल एनवायरनमेंट में आके रहना शुरू कर दिए, तो टेरिस्ट्रियल एनवायरनमेंट में आने के बाद में गिल्स की जरूरत नहीं है तो गिल्स हट गए। बट स्टिल अगर अपन गिल्स का अपीयरेंस देख पाते हैं तो उसे एंसेस्ट्रल रिवर्सल कहते हैं। एक बार ऐसा भी हो सकता है कभी कभी कोई रूडिमेंट्री टेल प्रेजेंट हो, कोई नया बच्चा पैदा हुआ है और उसके छोटी सी पूंछ जैसी स्ट्रक्चर है, या कुछ ऐसा उभार जैसा है, आउटग्रोथ सी है टेल जैसी, तो इन दैट केस इट इज नोन एज रूडिमेंट्री टेल एंड इट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ एटाविज्म। गॉट इट? तो चलिए ये हो गया। अब बात करते हैं आगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ फाइलोजेनेटिक ट्रीज। फाइलोजेनेटिक ट्रीज का कंस्ट्रक्शन दो हाइपोथेसिस के बेसिस पे किया जाता है। नाम से देखिए क्या पता चल रहा है, पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम। पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम बेसिकली पंक्चुएशन मार्क के ऊपर बेस्ड है। पंक्चुएशन मार्क क्या कहता है हमें? पंक्चुएशन मार्क कहता है कि हमें एक लाइन पढ़नी है और जहां पंक्चुएशन मार्क आता है वहां थोड़ा सा पॉज लेना है, फिर आगे बढ़ना है। क्लियर हुआ ये? जैसे अभी मैं बोल रहा हूं, कुछ बोलना है, रुकना है, फिर से बोलना है। ये हाइपोथेसिस क्या कहती है कि नेचर में लंबे समय तक कुछ नहीं होता, सब कुछ एकदम शांत है, फिर अचानक थोड़ा सा टाइम आता है जिसमें बहुत ज्यादा चेंजेस हो जाते हैं। उसके बाद वापस से लंबा टाइम आता है जब कुछ नहीं होता है, फिर थोड़ा सा टाइम आता है, फिर इवोल्यूशन होता है, फिर लंबा टाइम आता है कुछ नहीं होता, फिर छोटा सा टाइम आता है इवोल्यूशन होता है, फिर लंबा टाइम आता है कुछ नहीं होता। इसे कहते हैं हम पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम। यहां से लेके यहां तक का टाइम, 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 इसे कहते हैं टाइम ऑफ स्टेसिस। स्टेसिस मतलब रुका हुआ, रुका हुआ। और जो ये छोटे छोटे पीरियड्स है, शॉर्ट एपिसोड्स ऑफ रैपिड इवोल्यूशन, ये छोटे छोटे पीरियड से इनमें होता है एवोल्यूशन। हियर अकर्स द एवोल्यूशन, छोटे छोटे पीरियड से इनमें एवोल्यूशन होता है लगातार। सो ये है पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम। एक चीज का ध्यान नहीं रखना है खाली, पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम जो भी पढ़ रहा है उसे अपने फाइलोजेनेटिक ट्री राइट एंगल्ड बनाने हैं। समझ में आया? जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। कोई स्कूल है, स्कूल के अंदर एक क्लास है, क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं। टीचर्स ने दो टीम बना दी कि भाई ये बच्चे हैं वो ग्रीन टी शर्ट पहन के आएंगे और ये बच्चे रेड टी शर्ट पहन के आएंगे। तो जो जो बच्चा एक टीम में होगा वो ग्रीन टी शर्ट पहनेगा, जो जो बच्चा दूसरी टीम में होगा वो रेड टी शर्ट पहनेगा। कुछ बेसिक मतलब लॉजिक नहीं इसके पीछे। वैसे ही यहां पर भी एक दो टीम बनी हुई है। वे सारे साइंटिस्ट जो पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम को फॉलो करते हैं उन्हें अपने फाइलोजेनेटिक ट्री राइट एंगल्ड तरीके से बनाने हैं। ठीक है। दूसरी
आती है फाइलेटिक ग्रेजुअलिज्म। फाइलेटिक का मतलब इवोल्यूशनरी, ग्रेजुअलिज्म का मतलब धीरे धीरे करके। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो ये एक स्पीसीज है, पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन के अंदर कोई नया फीचर आया, वो फीचर आ गया, थोड़े समय बाद में फिर से नया फीचर आया, थोड़े समय बाद में फिर से नया कोई म्यूटेशन हुआ, थोड़े समय बाद फिर म्यूटेशन, फिर म्यूटेशन, फिर ऐसा करते करते बहुत सारे म्यूटेशन इकट्ठे हुए, तो ये दो डायरेक्शन के अंदर डाइवर्ज हो जाएगी। उसके बाद में यहां पर नए नए फीचर्स आए, यहां पर भी नए नए फीचर्स आए, तो एक समय बाद ये भी दोनों अलग अलग डायरेक्शन के अंदर डाइवर्ज हो जाएंगे। इसे कहते हैं फाइलेटिक ग्रेजुअलिज्म। जब माइक्रो एवोल्यूशंस इकट्ठा होते हैं, धीरे 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 करके इकट्ठा होते हैं, एक समय ऐसा आता है जब बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, तब एक स्पीसीज, एक पॉपुलेशन दो अलग डायरेक्शन में डाइवर्स हो जाती है। दैट इज नोन एज फाइलेटिक ग्रेजुअलिज्म। क्या लिखा है? अकॉर्डिंग टू फाइलेटिक ग्रेजुअलिज्म, इवोल्यूशन हैज ए फेयरली कांस्टेंट रेट, यानी धीरे धीरे चेंजेस इकट्ठा होते हैं। न्यू स्पीसीज अराइज बाय ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एंसेस्ट्रल स्पीसीज, that is the rate of evolution during the origin of new species much like that of any other time। यानी इवोल्यूशन के अंदर नई स्पीसीज में उतना ही टाइम लगेगा जितना टाइम पहले लगता था। हमेशा सेम टाइम में नई स्पीसीज बन जाती है क्योंकि फेयरली कांस्टेंट होती है। तो जो वैज्ञानिक इस दूसरे कॉन्सेप्ट को मानते हैं, जिनको लगता है ये चीज ज्यादा सही है, उनसे कहा गया कि आप अपने फाइलोजेनेटिक ट्री हैं वो डायगोनल लाइन से बनाएंगे। वही दो ग्रुप बना दिए, बस ये दो सिंपल सिंपल से ग्रुप हो गए हमारे पास में। तो होपफुली आपको ये दो चीजें समझ में आई हैं। अब हम आगे बात करते हैं, नेक्स्ट बात करें। नेक्स्ट है डिस्टेंस मॉडल एंड सिमिलैरिटी मॉडल। डिस्टेंस मॉडल एंड सिमिलैरिटी मॉडल क्या होता है? आपको एक डाटा प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें आपको यह बताया जाएगा कि कौन सी स्पीसीज दूसरी किस स्पीसीज के साथ कितना ज्यादा सिमिलर है या डिसिमिलर है। उसके बेसिस पे आपको मॉडल्स बनाने होते हैं, फाइलोजेनेटिक ट्रीज बनाने होते हैं। लेट्स से मैं आपको एक चीज समझाता हूं। जैसे कोई स्पीसीज है ए, बी, सी, डी। एक करेक्टर है, करेक्टर 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। फर्स्ट करेक्टर किसी भी स्पीसीज में नहीं है, तो 0 0 मतलब किसी में नहीं है। सेकंड करेक्टर इसमें नहीं है, ए में, बी में है, सी में है, डी में है। थर्ड करेक्टर ए में नहीं है, बी में है, सी में नहीं है और डी में है। फोर्थ करेक्टर भी किसी में नहीं है। फिफ्थ करेक्टर केवल और केवल डी स्पीसीज में है। तो आपको ये टेबल दे दी और बोलेंगे कि भाई बना के बताओ कैसा बनेगा फाइलोजेनेटिक ट्री। एकदम सिंपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखिए कि कौन सा करेक्टर किसी में भी नहीं है, उसको तो लेना ही नहीं है, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है ये। तो अब आप ये देखिए कि किस स्पीसीज में कितने करेक्टर्स हैं। अगर स्पीसीज ए की बात करें तो इसमें तो 0 0 0 0 0, इसमें तो कोई करेक्टर ही नहीं है। स्पीसीज बी में बात करें तो यहां दो करेक्टर्स इवोल्व हुए हैं। स्पीसीज सी में एक ही करेक्टर इवोल्व हुआ है और स्पीसीज डी में 3 करेक्टर इवोल्व हुए हैं। इससे मुझे एक आइडिया ये लग जाता है कि स्पीसीज ए है वो सबसे प्रिमिटिव है, मतलब एंसेस्टर से इसको निकाल देना सीधा का सीधा। उसके बाद में स्पीसीज सी को निकालना है, बट उसमें कम से कम एक करेक्टर तो है। यहां से मुझे एक चीज ये भी पता चलती है कि जो कैरेक्टर सेकंड है वो बी, सी, डी तीनों में है, तो इसे ऐसी जगह पे इवॉल्व करना है कि ये बी, सी, डी तीनों में आ जाए। तो देखो एक फाइलोजेनेटिक ट्री सिंपल सा बना लेते हैं। 4 स्पीसीज है, ये कॉमन एंसेस्टर है मान लो। इस कॉमन एंसेस्टर से
स्पीसीज ए ऐसे निकलती है कि नया कोई करेक्टर नहीं आता, तो मैं इसको तो साइड में निकाल देता हूं, ये लो, ये साइड में निकल गई स्पीसीज ए। अब मुझे बची दो साइड, मतलब दूसरी साइड में मुझे तीनों स्पीसीज लिखनी है, बी सी डी, तीनों लिखनी है ना, और तीनों के अंदर सेकंड नंबर का करेक्टर है, तो मैं क्यों ना सेकंड करेक्टर यहां इवोल्व करा देता हूं, ताकि वो आगे सारी स्पीसीज में जाएगा। ये लाइन भी मुझे पता है आगे जाके दो डायरेक्शन में डिवाइड होगी। अब ऐसी स्पीसीज जिसमें ओनली वन करेक्टर है, इसको साइड में निकाल देते हैं ताकि इसमें और कोई करेक्टर ना जाए, और दूसरी साइड में हम एक और करेक्टर इवोल्व करा देते हैं जो बी में भी है और डी में भी है, यानी करेक्टर नंबर 3। तो करेक्टर नंबर 3 यहां इवोल्व करा देते हैं। ये करेक्टर 3 आगे जाएगा दोनों स्पीसीज के अंदर, और अब हम इन दोनों स्पीसीज को इवोल्व ऐसे तो कर देते हैं, पर ध्यान रखिए कि बी में करेक्टर 3 जाना चाहिए, डी में भी जाना चाहिए, बट डी के अंदर एक और करेक्टर जाना चाहिए, करेक्टर नंबर 5, तो उसको यहां से इवोल्व कराएं। अब आप ऐसा करोगे तो ध्यान से देखिए, ये सेकंड करेक्टर है वो इसके पास चला जाएगा और बाकी इन सब के पास चला जाएगा। थर्ड करेक्टर वो इसके पास चला जाएगा और इसके पास भी जाएगा, क्योंकि आगे तो जाता ही है, और फिफ्थ करेक्टर ओनली इसके पास जाएगा। तो हमारा डाटा भी सेट हो गया और हम आराम से फाइलोजेनेटिक ट्री को पहचानना ही है अपने को। तो बस ये चीज देखनी है कौन सा करेक्टर कहां इवोल्व कराए कि टेबल के अकॉर्डिंग वो डिफरेंट स्पीसीज में चला जाए। अब एक और तरीका है डिस्टेंस मॉडल का। आपको डाटा दिया है 4 स्पीसीज का, ए बी सी डी, ए बी सी डी, मतलब दो तरफ लिखा है स्पीसीज सेम है। स्पीसीज ए अपने आप से 0 डिफरेंट है, ये डिफरेंस दे रखा है 0 करेक्टर का डिफरेंस। ए स्पीसीज है, मैं अपने आप से तो सेम ही हूं ना। स्पीसीज ए और बी एक दूसरे से 4 करेक्टर के अंदर डिफर करती है, 4 करेक्टर डिफरेंस है। फिर उसके बाद में स्पीसीज सी एंड डी ए से 10-10 करेक्टर में डिफरेंट है। मैं टेबल भर देता हूं एक बार आपको, फिर बाद में समझाता हूं। उसके बाद ये ठीक है, ये ऐसी टेबल दे रखी है। अब इसका मतलब समझिए आप क्या कहना चाहते हैं। स्पीसीज ए सी और डी से 10 करेक्टर्स का डिफरेंस रखती है, और स्पीसीज बी भी सी और डी से 10 करेक्टर का डिफरेंस रखती है। स्पीसीज ए और बी 4 करेक्टर में डिफरेंस है, तो मुझे यह समझ में आ गया कि भाई ए और बी का एंसेस्टर सेम है। सी एंड डी आपस में 4 करेक्टर का डिफरेंस रखती है, तो सी एंड डी है, इनके एंसेस्टर सेम है। तो बन तो गया हमारा फाइलोजेनेटिक ट्री, बस ऐसे बन जाता है। तो अब इसमें हमें करेक्टर रिप्रेजेंट करने हैं कि किस में कितने करेक्टर का डिफरेंस आता है। ए एंड बी है वो 2 करेक्टर में डिफरेंट है, और सी और डी है वो भी 2-2 करेक्टर में डिफरेंट है, मतलब 4 करेक्टर हो गए टोटल। ये है डिस्टेंस मॉडल एंड सिमिलैरिटी मॉडल। हम और फीचर्स पढ़ेंगे, एवोल्यूशन जब कंप्लीट पढ़ेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मैं सेम टॉपिक वापस से आपको एक्सप्लेन करूंगा। चलिए आगे बात करते हैं। टाइप्स ऑफ ग्रुप्स इन फाइलोजेनेटिक ट्री। सो हमें डिस्कस करना है फाइलोजेनेटिक ट्री में डिफरेंट टाइप के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, ग्रुप्स। कैसे हम फाइलोजेनेटिक ट्री के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स बना सकते हैं। यहां लिखा है मोनोफाइलेटिक। मैं आपको एकदम सिंपल सी चीज बताता हूं। ये आपके सामने फाइलोजेनेटिक ट्री है, यहां पर कोई ए स्पीसीज है, यहां बी स्पीसीज है, यहां सी है, यहां डी है, यहां ई है। लेट सपोज कि ये फर्स्ट इसका एंसेस्टर है, ये सेकंड इनका एंसेस्टर, ये थर्ड इनका एंसेस्टर, ये फोर्थ इनका एंसेस्टर है। अब समझिए मोनोफाइलेटिक ट्री का मतलब क्या है। मोनो का मतलब होता है एक, फाइलेटिक का मतलब है फैमिली।
एक कंप्लीट फैमिली, एक कंप्लीट फैमिली का मतलब पेरेंट्स, उसके उनके सारे बच्चे, उसे कहते हैं कंप्लीट फैमिली। लेट सपोज कि हम ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर से स्टार्ट करते हैं, दादाजी एंड दादी जी। अब दादाजी एंड दादी जी के जितने भी बच्चे हैं सबको लो, उनके जितने भी बच्चे हैं उन सबको लो, उनके जितने बच्चे उनको सबको लो, मतलब एक कंप्लीट फैमिली लेनी है। इसे कहते हैं मोनोफाइलेटिक। अब अगर आपको ये लग रहा है कि ये तो बहुत बड़ी हो जाएगी, आप अपने पेरेंट्स से शुरुआत कर लीजिए, आपके 2 पेरेंट्स और उनसे होने वाले सारे बच्चे, यानी आपके सिबलिंग सब। तो ये होता है मोनोफाइलेटिक। तो मोनोफाइलेटिक में क्या करना है मैं आपको बताता हूं, बेसिक बातें हैं। सबसे पहले सिलेक्ट एनी वन एंसेस्टर, कोई भी एक एंसेस्टर सेलेक्ट करो जो आपको पसंद हो। एंसेस्टर कहां है, नोड्स के ऊपर है, 1 2 3 4 एंसेस्टर है। उसके बाद में क्या करना है, सेलेक्ट all the descendants of that ancestor, उस एंसेस्टर के सारे डिसेंडेंट सेलेक्ट करो, तो उसे कहते हैं मोनोफाइलेटिक ग्रुप। कैसे, देखो, ये एक हमने सेलेक्ट किया, इस एक के 2 डिसेंडेंट्स हैं, इन दोनों को सेलेक्ट किया, तो ये बन गया हमारे पास एक मोनोफाइलेटिक ग्रुप। आपको और बड़ा बनाना है, दूसरा एंसेस्टर सेलेक्ट करो, दूसरे एंसेस्टर का डिसेंडेंट सी भी है, फर्स्ट एंसेस्टर भी है, ए एंड बी भी है। ये हो गया हमारे पास में दूसरा मोनोफाइलेटिक। और बड़ा करना चाहते हो आप, तीसरा सेलेक्ट करो, इन सबको सेलेक्ट कर लो। चीज समझ में आई आपको, इससे भी बड़ा हो जाएगा चौथा। तो मोनोफाइलेटिक ग्रुप कैसे बनता है, वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेलेक्ट एन एंसेस्टर, और उसके बाद में आपको उसका कोई ना कोई, उसके सारे डिसेंडेंट सेलेक्ट करने, बस। दूसरा देखो, पैराफाइलेटिक। पैरा का मतलब होता है अवे फ्रॉम, अवे फ्रॉम, और फाइलेटिक का मैंने अभी बताया फैमिली, आप फैमिली याद रखें, अवे फ्रॉम फैमिली। इसका मतलब यह हुआ कि ऐसा ग्रुप जिसके अंदर कोई तो मेंबर अपनी फैमिली से दूर हो। लेट सपोज कि आपने अपने पेरेंट्स को सेलेक्ट किया और आपने सिबलिंग को सेलेक्ट किया, खुद को आपने एक्सक्लूड कर दिया। जैसे किसी शादी में जाना है, आपके मम्मी पापा जा रहे हैं, आपके भाई बहन जा रहे हैं, बट आपको पसंद नहीं है रिश्तेदार, वो आप उनके यहाँ शादी में नहीं जा रहे हो, तो आपने क्या किया, अपने आप को हटा लिया। पर एक ग्रुप, पेरेंट्स के 1 2 बच्चों को छोड़ के बाकी बच्चे, इसे कहते हैं पैराफाइलेटिक। क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट एनी वन एंसेस्टर, एनी वन एंसेस्टर, कोई एक एंसेस्टर सेलेक्ट करो। उसके बाद में सिलेक्ट एट लीस्ट वन ऑफ इट्स descendant but reject at least one of its descendant। आप उसका एटलीस्ट 1 डिसेंडेंट सेलेक्ट करो और एटलीस्ट 1 डिसेंडेंट रिजेक्ट करो। सेम देखो, ए बी सी डी ई, फर्स्ट एंसेस्टर, सेकंड एंसेस्टर, थर्ड एंसेस्टर, फोर्थ एंसेस्टर, किया ये काम कंप्लीट। अब सेलेक्ट एनी वन एंसेस्टर, मैंने फर्स्ट को सेलेक्ट कर लिया। अब फर्स्ट के तो 2 ही डिसेंडेंट है, एक डिसेंडेंट को सेलेक्ट कर लो और दूसरे को रिजेक्ट कर दो। तो बी क्या हो गया, बी यहां अपनी फैमिली से दूर हो गया ना, आना चाहिए था बी भी इसमें, पर बी नहीं आ रहा, इसे कहते हैं पैराफाइलेटिक। अच्छा, इसको 2 को सेलेक्ट करो, 2 को सेलेक्ट किया। अब 2 के कौन कौन डिसेंडेंट है,
2 का डिसेंडेंट 1 भी है, ए भी है, बी भी है, सी भी है। आपने क्या किया, लेट सपोज कि सी को सेलेक्ट किया, ए को सेलेक्ट किया, बी को रिजेक्ट कर दिया, तो ये हो गया पैराफाइलेटिक। आप ऐसा भी कर सकते हो, इसके अंदर ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, सेकंड को सेलेक्ट किया आपने, सी को सेलेक्ट किया, ए बी को हटा दिया, ये भी चलेगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, ये भी चलेगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, ये भी चलेगा। कहने का मतलब कोई एक डिसेंडेंट छोड़ना है, एक या दो डिसेंडेंट छोड़ने हैं, बाकी को सेलेक्ट करना है, इसे कहते हैं पैराफाइलेटिक। और बड़ा बनाना है, नीचे से कोई सेलेक्ट करिए। देन लास्ट पॉलीफाइलेटिक, ये अलग केस है। लेट्स से ए बी सी डी ई, these are the descendants, and 1 2 3 4, let them being the ancestors, and 4 is the last common ancestor of all these descendants of the family. अब पॉलीफाइलेटिक, पॉली मीन्स मैनी, फाइलेटिक मतलब लेट्स से फैमिली, मैनी फैमिली। इसका मतलब यह हुआ कि इस बार हमें अलग काम करना है। अलग काम क्या करना है, अलग काम ये करना है कि डू नॉट सेलेक्ट एनी एंसेस्टर, डू नॉट सेलेक्ट एनी एंसेस्टर, कोई एंसेस्टर सेलेक्ट मत करो, कोई एंसेस्टर नहीं सेलेक्ट करना। फिर क्या करना है, हमको सेलेक्ट करने हैं ओनली डिसेंडेंट, कम से कम 2 डिसेंडेंट, और इस तरीके से करने हैं कि दोनों अलग अलग एंसेस्टर से बिलोंग करने चाहिए। अभी समझाता हूं। सिलेक्ट एट लीस्ट 2 descendants that belong to 2 different ancestors। ऐसे सेलेक्ट करना है कि 2 अलग अलग एंसेस्टर से बिलोंग करे। अब मैं आपको समझा दूं, ये जैसे हमने यहां पे लिखा है डू नॉट सेलेक्ट एनी एंसेस्टर, कोई एंसेस्टर सेलेक्ट नहीं करना, तो इसका मतलब एंसेस्टर वाले में तो जाएंगे नहीं। आपको कम से कम 2 डिसेंडेंट सेलेक्ट करने हैं, वो भी ऐसे कि 2 अलग अलग एंसेस्टर से बिलोंग करे। अगर आपने ए एंड बी ऐसे सेलेक्ट किया तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए एंड बी सेम एंसेस्टर से बिलोंग कर रहे हैं, तो ये तो सेम फैमिली हो गई। हम तो मैनी फैमिली पॉलीफाइलेटिक बनाना चाहते हैं। तो आपको क्या करना है, ऐसे सेलेक्ट करना है, जैसे आपने ए को सेलेक्ट किया एंड सी को सेलेक्ट किया, ए एंड सी, तो ए बिलोंग कर रहा है फर्स्ट से, सी बिलोंग कर रहा है सेकंड से, तो 2 अलग अलग एंसेस्टर से हो गया ना बिलोंग। आप चाहो तो ऐसे कर लो बी एंड सी, बी फर्स्ट से, सी सेकंड से। आप चाहो तो ए एंड ई सेलेक्ट कर लो, ए बिलोंग करता है फर्स्ट से, ई बिलोंग करता है फोर्थ से। इसे कहते हैं पॉलीफाइलेटिक ट्री। तो आपको इस तरीके से काम करना है, और ये है हमारे पास फाइलोजेनेटिक ट्री से रिलेटेड सारी चीजें। अगर आप भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे लिखिए, अपन डाउट क्लियर करते हैं। थैंक यू सो मच।